अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कमल। आज के शो का आगाज़ करेंगे और कल जैसे हमने आपको बताया था कि कल यौम दिफ़ाए पाकिस्तान है, तो आज भी एक बड़ा ही ख़ास दिन है। आज पाकिस्तान भर में यौम फ़िज़ाइया मनाया जाता है और जोश खरोश के साथ मनाया जाता है। और हमें फ़ख्र है कि हमारे जो हीरोज़ हैं और हमारे जो पाक फ़िज़ाइया के जवान हैं, वो जैसे हम कल भी बात कर रहे थे ना कि दिफ़ा तब मजबूत होता है जब तमाम इदारे मिलकर काम करते हैं, चाहे पाक फ़ौज हो, पाक बहरिया हो, अवाम हो, हुकूमत हो, या फिर जो है वो पाकिस्तानी अफवाज हों। इसी तरह जब हम अपने हीरोज़ पर नज़र डालते हैं तो यकीनन शहदा की जो कुर्बानियाँ हैं, शहदा की जो कारकर्दगी है, उनकी जो परफॉर्मेंसेज हैं और जो उनके कारनामे हैं, हम उनको नहीं भूल सकते। उन्हीं को याद करने के लिए हम ये दिन मनाते हैं। जैसे कि MM आलम, उन्होंने रिकॉर्ड बनाया कि 1 मिनट में 5 भारतीय तैयारे उन्होंने मार गिराए और ये नाकाबिल यकीन कारनामा है जिसको दुनिया मानती है, पहचानती है, जानती है और दाद देती है। तो यकीनन आज का दिन हमें पाक फ़िज़ाइया की बहादुरी और शुजाअत की याद दिलाता है। और एक बार फिर आज के दिन हम अपने नौजवानों को सलाम पेश करते हैं कि उन्होंने इतनी जो है कुर्बानियों के बाद, इतनी उनकी एफ़र्ट्स के बाद जो है ना वो ये मुल्क हमें हासिल हुआ है और हम इसको सस्टेन कर रहे हैं। ये सब इसीलिए क्योंकि वो सरहदों पे हिफाजत कर रहे हैं, चाहे वो फ़िज़ाई सरहदें हों, चाहे वो बहरी पानी हो, या फिर जो है वो हमारी लैंड हो, जिनकी हिफाजत हमारी अफवाज करती हैं। तो इसी बात के साथ शो का आज आगाज़ करेंगे। इसके साथ साथ जो है वो जो टॉप स्टोरीज़ हैं उस पर भी नज़र डालेंगे। तो सबसे पहले सिविल अस्पताल में 10 घंटे जो है वो बिजली मअतल रही, यहीं से आगाज़ करेंगे कि इलेक्ट्रिक बिजली बहाल करने में नाकाम रही और कई मरीजों की जो ज़िंदगियां हैं वो दाव पर लग गई। दोपहर 2 बजे से बिजली की फराहमी मअतल है और 2 बजे से बिला तातुल जनरेटर से बिजली की सप्लाई रखी हुई है। MS सिविल अस्पताल डॉक्टर खालिद बुखारी का ऐसा कहना है और उन्होंने ये भी कहा था कि जो मज़ीद जनरेटर्स हैं उनको चलाना मुश्किल हो गया है। इसके अलावा हम ये देख रहे हैं कि शहर कायद में जो मतला है वो जुज़वी तौर पर अबर आलूद है और हल्के बादलों के साथ जो है वो हम देख रहे हैं कि मौसम काफ़ी बेहतर हो गया है। इस वक्त बड़ी अच्छी हवाएं चल रही हैं और ये भी बताया गया है कि जुनूब मगरिब सिंध से 17 नॉटिकल माइल की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। इसके अलावा आज पेशन को ये भी है कि शहर कायद में आज शाम और रात में बूंदाबांदी मुतवक्के है और महकमा मौसमियात ही कहता है कि हवा में नमी का तनासुब 85% है और शहर की जो फ़िज़ाई आलूदगी का मयार है वो भी बेहतर हो गया है। इसके अलावा सिंध हुकूमत की जानिब से असिस्टेंट कमिश्नर के लिए डबल कैबिन गाड़ियों की खरीदारी का जो मामला है उसमें अदालत ने रुकने सिंध असम्बली मोहम्मद फारूक और दीगर की दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने असिस्टेंट कमिश्नर्स के लिए 138 डबल कैबिन गाड़ियाँ खरीदने की मंजूरी दी थी और गाड़ियों की जो मालियत है वो 1 अरब 99 करोड़ से ज़्यादा है। तकरीबन हमने पहले भी डिस्कस किया था कि वो 2 करोड़ के करीब बन रही है। तो अदालत ने डबल केबिन की गाड़ियों की ख़रीदारी पर मज़ीद कार्रवाई रोकने का हुक्म दे दिया है। तो ये भी हमारे सामने खबर आई है। इसके अलावा जाम सादिक पुल पर रोज़ाना जो है वो ट्रैफ़िक का मामूल देखते हैं कि मामूल के मुताबिक नहीं होता और ट्रैफ़िक जाम जो है वो मामूल बढ़ गया है। पुल की चढ़ाई पर ट्रॉलर फंसने से बदतरीन ट्रैफिक जैम है। कई मबाद से आने वाले रोड पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। बाइक सवार ट्रॉलर के नीचे बाइक से जो है ना वो निकालने पर मजबूर हैं और कई घंटे लोग ट्रैफिक में फंसे रहे हैं। इसके अलावा सिंध में 36 खवातीन कॉलेज टीचर्स ने 10 साल से गैर हाजिर होने का इंकशाफ हुआ है और ज़राए के मुताबिक महकमा तालीम सिंध ने 36 खवातीन हैं, असातिज़ा हैं जिनकी गुज़िश्ता 7 से 10 साल से गैर हाजिर हैं वो और कभी आई ही नहीं हैं। और पहले कई मरतबा जो है मौका दिया गया कि वो आकर ज्वाइन करें लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आया, जिसके बाद महकमा तालीम ने उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की है और उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। इसके अलावा वज़ीर सेहत सिंध की ज़ेर सदारत JSU में सेनेट का जो है वो 6ठा इजलास हुआ है हेल्थ एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में। इसके अलावा इसमें यह भी कहा गया है कि एक नया नर्सिंग काउंसिल और हेल्थ रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो कायम किया जाएगा। वज़ीर सेहत साहब का ऐसा कहना है। तो जनाब इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद आपसे करवाते हैं। सबसे पहले अशरफ खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम अशरफ भाई। और साथ साथ जो है वो मेराज अख्तर साहब भी शामिल गुफ्तगू होंगे, आपको भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप दोनों? अल्लाह का शुक्र बहुत अच्छे। आज मौसम भी अच्छा है। आज मौसम भी अच्छा है। अशरफ भाई ने तो आते ही सबसे पहले यही बात की थी कि भाई आज मौसम बहुत अच्छा है। देखिए कराची में हम लोग रहते हैं ना, तो कभी कभार ही अच्छा मौसम मिलता है तो वो डिस्कस होता रहता है। अच्छा, उसका फिर वही पहले भी हम बात कर चुके हैं ना, जब आप घर से निकलते हैं एक तो ट्रैफिक जैम और दूसरे मसाइल से उलझते हुए, लेकिन अगर मौसम अच्छा हो तो वो थोड़ा सा दबाव, आपका स्ट्रेस कम हो जाता है और आपका उसका ज़ाहिर सी बात है मूड पर भी असर पड़ता है, कारकर्दगी पर भी असर पड़ता है। तो इसलिए अशरफ भाई ने भी आते ही कहा कि मौसम अच्छा है, मैंने भी यही कहा और शायद आपने भी यही कहा। ऐसा ही है ना? अच्छा है ना, चले मौसम अच्छा हो जाए तो
काम करने का भी दिल चाहता है और आपकी परफॉर्मेंसेस भी बेहतर हो जाती हैं। तो अशरफ भाई, ये लोग सो फ्रेश, कहाँ जा रहे हैं आज? आपके असाइनमेंट्स कहाँ हैं? इंडोर हैं, आउटडोर हैं? नहीं, आज तो हैं 2-3 इवेंट्स हैं। एक जो है फारूक सत्तार भी फेडरेशन हाउस आ रहे हैं, और इसके अलावा एक और 12 बजे के करीब इवेंट है जिसमें वो बिज़नेस कम्युनिटी मिल रही है, तो वहाँ पे भी जाना है। और फारूक सत्तार क्या गोल लेकर आ रहे हैं? भाई वो फेडरेशन हाउस में आके, क्योंकि वो चेयरमैन है कौमी असम्बली में एक कमेटी के, तो वो बिज़नेस कम्युनिटी की जो मसाइल हैं, वो अभी जो मौजूदा सूरत हाल है उस पर उनकी आवाज़ बनने आ रहे हैं। आवाज़ तो हर जगह बन रहे हैं, आपको पता है। वो पहले भी मेराज भाई ने भी कहा था कि वो नाराज़ भी हो गए थे, तो अब ये है कि आ रहे हैं। देखते ये हैं कि वो कितनी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाते हैं। जैसे कि एमक्यूएम ने अभी किया था, के इलेक्ट्रिक पे आपने खबर दी, तो के इलेक्ट्रिक के हेड ऑफिस के सामने प्रोटेस्ट किया था और कहा था आज हम कब्ज़ा कर लेंगे। तो कब्ज़ा तो नहीं हुआ, उनकी मीटिंग हुई थी, और उसके बाद ये है कि जो सूरत हाल है उनकी तरफ से ब्रीफिंग दी गई। आज उनसे एक सवाल और पूछेगा, ऐसे स्टेटमेंट्स क्यों दे रहे हैं आप? क्या हो गया है? नाराज़ हो जाते हैं वो। होने दे फिर मना लेंगे उन्हें। तो क्या हुआ भाई, एहतजाज का आउटकम क्या था? मेराज भाई, देखा आपने कुछ? वही मुज़ाकरात, वही पुराना जो लॉलीपॉप है वो उनको दिया गया के इलेक्ट्रिक की जानिब से। के इलेक्ट्रिक की वजह से ज़ाहिर सी बात है, इससे पहले हमने देखा कि जमात इस्लामी ने बहुत बड़ा एहतजाज किया था, गवर्नर हाउस को घेराव करने का भी उन्होंने ऐलान किया था। वहाँ भी कहा था आ जाओ पकौड़े खिलाओ। बिल्कुल, और गवर्नर साहब ने बहरहाल उनको वेलकम भी किया था और उनकी तवाज़ी के लिए इंतजाम करने की भी दावा किया था, बहरहाल हुआ नहीं। तो उसमें सूरत-ए-हाल ये है कि हम ये देख रहे हैं कि शुरू से जहाँ भी के इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़, चाहे वो अवामी एहतजाज हो, चाहे वो सियासी जमात की जानिब से हो, मजहबी जमात की जानिब से हो, आखिर में हल ये निकलता है कि जब ये मुज़ाकरात करके वहाँ से उठते हैं तो उसके अगले 2-4 दिन बाद 2 से 3 रुपये यूनिट पे बढ़ा दिए जाते हैं। ये बिल्कुल गुज़िश्ता 1 साल से यही रूटीन चल रही है कि जब कोई बड़ा एहतजाज हुआ है उसके बाद फ़ौरी तौर पर जो है वो नेपरा में एप्लीकेशन दी, उन्होंने नेपरा ने फ़ौरी तौर पर पैसे बढ़ाए। तो हल तो हमें निकलता हुआ कोई नज़र नहीं आ रहा, लेकिन एक बात बहुत अच्छी है कि चलें, क्योंकि हम पहले भी यही बात कर रहे थे ना कि आवाम बाहर नहीं निकलती अपने हकूक़ के लिए, तो अब ये थोड़ा चाहे किसी सियासी जमात के प्लेटफॉर्म पर आ जाएँ या मजहबी जमात के प्लेटफॉर्म पर आ जाएँ, लेकिन अब थोड़ा बहुत लोगों ने बाहर निकलना शुरू किया है। तो बस इससे उम्मीद की जा सकती है कि शायद कोई कानों पे जू रहेंगे हुक्मरानों की, और वो कोई बैठ के कोई ऐसा सेटलमेंट करें कि इलेक्ट्रिक से कि आवाम की थोड़ी सी जो परेशानियाँ हैं वो कम हो सकें। लेकिन लगता नहीं है ऐसा। बदकिस्मती से हमारे जो हुक्मरान हैं वो इस पर खुल के बोल नहीं सकते, बैरूनी प्रेशर्स उन पर बहुत हैं, आवाम के प्रेशर को तो वो लेते ही नहीं है। ये मसला है। किसी भी तरह का कोई प्रेशर नहीं लेते सिवाय IMF के बिजली के बिलों में इजाफा करने के लिए। ये क्या हुआ है अस्पताल में? 10 घंटे बिजली मुअत्तल रही। मैं तो कल देख के हैरान हो गई जब ये खबर सामने से गुजरी। मैंने कहा 10 घंटे कितना, वाकई बैकअप जनरेटर्स चलाएंगे। डॉक्टर खालिद ने भी यही कहा कि इससे ज़्यादा हमारी कैपेसिटी नहीं है, और कि इलेक्ट्रिक उसको रिस्टोर ही नहीं कर पाई। तो क्या ये मजाक है कोई? जी बिल्कुल। आप ये देखें, सिर्फ आए दिन ये हो रहे होते हैं तकनीकी ख़राबी के नाम पे, फिर आपका PMT पे या हैवी लोड के ऊपर ये सारा आता है। लेकिन जैसे हम देखें स्ट्रेटेजिक जो जगहें होती हैं, जैसे अस्पताल हो गया, तो वहाँ पे आपको पता है इमरजेंसी भी होती है, ऑपरेशंस भी हो रहे होते हैं, तमाम एक्टिविटी डेली रूटीन पे चल रहे होते हैं, और कितना रश होता है आपको भी पता है। मतलब वहाँ बताने की ज़रूरत नहीं है कि वहाँ लोग बहुत कम होते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा लोग होते हैं तो उनको जो सर्विसेज देनी होती है डॉक्टर्स ने, तो आपको पता है वहाँ मेडिकल इक्विपमेंट लगते हैं, ऑपरेशन हो रहा है तो सारी मशीनरी और ये सारा वो सब इलेक्ट्रिक से चल रही होती है। जो जनरेटर होता है उसमें और के इलेक्ट्रिक में फ़र्क क्या है? जनरेटर ये होता है, आपको पता है कि वो डीजल कितना डाला है, वो चल अचानक से बंद हो जाए, वो भी मसला होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। ऑपरेशन के दौरान अगर जनरेटर बंद हो गया तो आप सोचे ना कि कितना बता रहे ना कि हमें इमरजेंसी में ऑपरेशंस मुअत्तल करने पड़े, क्योंकि कोई प्लान ही नहीं था कि कितने घंटे बैकअप पे रखेंगे। फिर वेंटिलेटर्स चलने हैं, ऑक्सीजन है, एयर कंडीशंस हैं पूरा, क्योंकि वो पूरा वो जो सिस्टम है वो आपका इलेक्ट्रॉनिक चल रहा होता है। सबसे पहली बात कि आप देखें ना, वैसे ही उन लोग के पास पैसे की कमी है, यानी कि जो बजट है उसमें इतना थोड़ी देता कि आप रोज जनरेटर चलाएं 100 लीटर का। ऐसा ही है। अब उनको तनख्वाहों का इशू होता है, उनको रोजमर्रा की चीज़ें खरीदने का इशू होता है, बिजली का बिल भरने में इशू होता है, क्योंकि इतनी चीज़ें कॉस्टली हो गई हैं कि उनका बजट में नहीं आ रहा है। तो अब आप मसला 1-2 घंटे का नहीं है ना कि आपने 2-3 घंटे निकाल लिए, आप 10 घंटे तो ये रिपोर्ट हुआ है जी। तो अब ये हाल है। अब वो टेक्निकल टीम जो भी है, मैं अभी करंट अपडेट भी लूँगा प्रोग्राम के बाद के इलेक्ट्रिक से कि क्या हुआ था, पूरी डिटेल रिपोर्ट दें, क्योंकि वो तो एक ये दे देते हैं तकनीकी खराबी हुई थी, हमारी टीम काम कर रही है। जैसे आपके या मेरे घर पे भी लाइट जाती है, अब कंप्लेन करें, वो क्या बोलते हैं, अब तो कंप्लेन भी नहीं देते। क्यों नहीं देते, क्या मसला है? वो कहते हैं तकनीकी टीम पहुंची हुई है, काम कर रही है। नहीं तो कंप्लेन नंबर तो देना।
वो अब वो कह रहे आज जब आप वो ये भी move हो सवाल गई- कीजिएगा उनसे ज़रा मैं मेरी तरफ आज से। पूछूंगा उनसे और उनको ये भी बोलूँगा सबसे बड़ा इशू जो है जो हॉस्पिटल का होता है, सिविल हॉस्पिटल होगा, जिना हो गया, जो अब्बासी हो गया, तो आप इसमें यहाँ पे क्या 24 घंटे लाइट मिल रही है? आप वो सोचे ना कि अगर स्ट्रेटेजिक प्लेसेस कहा है उन्होंने तो उसके ऊपर आप क्या कोई वर्किंग करें, कोई टीम लगाई हुई है? ये पूछते भी नहीं है भाई। ये तमाम इदारे सिर्फ ये कराची की बात नहीं, पूरे सिंध में जाके देखें आप हैरान हो जाएंगे। जो बिजली का है, हम तो कराची में हम 8 से 10 घंटे की जो हम तो यहाँ ये रोने 8 से 10, आप कराची से बाहर जाएं, आप फ़ोन करें हैदराबाद में, सक्खर में, लड़काना में, आप परेशान हो जाएंगी। 15-16 घंटे की लोड शेडिंग है बिल्कुल ऐसा ही क्योंकि है। जो इश्यूज़ हैं वो बहुत बड़े कंसर्न है। क्योंकि बिजली, कल एक बड़ा इवेंट होता 6 सितंबर फेडरेशन, मतलब सब बातें होने के बाद 6 सितंबर के यौम दिफा की बातें करने के बाद सब पता है एक बात करते तमाम लीडर, बिजली का बिल, बिजली का बिल, बिजली का बिल, बिजली का बिल। बिल्कुल कोई भी ऐसे हो, रिटायर्ड फौजी अफसरान आए हुए थे वो बोल रहे हैं बिजली का बिल बहुत ज़्यादा हो गया है, ऑन ड्यूटी आए हुए थे वो भी ये बोल रहे हैं कि भाई आवाम क्या, हम सबका मसला है। तो ये कंसर्न है, इसको ठीक करना होगा। सही। तो महराज भाई, अस्पतालों की भी ये सूरत हाल हो गई है हमारे यहाँ, गली मोहल्लों में तो था ही मसले मसाइल इतने ज़्यादा। देखें, बात तो अशरफ भाई ने बड़ी क्लियर की है कि होना तो यही चाहिए कि इलेक्ट्रिक को इस्तना देना चाहिए और देखना चाहिए कि अगर कोई फॉल्ट भी आता है तो उसको जल्दी से जो है ना उसको सॉल्व कर दे। लेकिन मसला हमारे यहाँ यह है कि देखें, आप भी अगर अपना घर या अपना ऑफिस बनाते हैं तो आप बैकअप के लिए एक सिस्टम रखते हैं कि भाई अगर आपको एक फ़र्ज़ करें आपका हॉस्पिटल है तो आप क्या करेंगे, आपके भी पास भी ऐसे ही मरीज़ होंगे तो उनके लिए बैकअप होगा। तो इसी तरह बैकअप प्लान सिविल अस्पताल का भी होगा, ठीक है ना। और मसला ये है कि सिविल अस्पताल की तारीख़ ही बताती है कि यहाँ पर गुज़िश्ता अदवार में करप्शन के बहुत बड़े बड़े स्कैंडल्स जो है ना वो निकले, लेकिन वो हमेशा से जो है वो नामालूम ताकतों की वजह से दबा दिए गए। एंटी करप्शन ने कई बार इंक्वायरी की कोशिश की, वो बैठ गई, नैब ने इस पर इंक्वायरी की कोशिश की, लेकिन आज तक कोई रिज़ल्ट नहीं आया उसका। तो मेरे कहने का मकसद है कि के इलेक्ट्रिक तो ज़िम्मेदार है इस मसले का, बिल्कुल है। उसको बिजली की सप्लाई को बहाल रखना है और बहाल रखना भी चाहिए, क्योंकि उसको पता है कि अस्पताल में बच्चे भी होंगे वेंटिलेटर पर, बॉक्सेस में रखे होते हैं बच्चे। इसके अलावा जो ऑपरेशंस होते हैं उनके भी मामला होते हैं, उनका शेड्यूल सारा मुतासर होता है, किसी की जान भी जा सकती है उसमें, तो उसको भी ख्याल रखना चाहिए। लेकिन साथ साथ ये जो डॉक्टर खालिद ये कह रहे हैं कि जी 10 घंटे से ज़्यादा हम नहीं चला पाएंगे, तो मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं है, क्योंकि एक बहुत बड़ा बजट जो है वो ट्रॉमा सेंटर को मिलता है और सिविल हॉस्पिटल के जो है शहीद बेनज़ीर ट्रॉमा सेंटर जो वहाँ पर बना है, तो वहाँ पर इतना बजट ज़रूर होना चाहिए कि अगर खुदा ना करे कोई बिजली का बड़ा कोई मामला आता है या प्रॉब्लम आती है तो कम से कम 2 दिन या 1 दिन 24 घंटे तो वो जो है पेट्रोल पर जनरेटर को चला सके या डीजल पर जनरेटर चलिए जी, चला सके। आगे बढ़ते हैं। एक और खबर हमारे पास ये भी है कि सिंध में 36 कॉलेज टीचर्स हैं, उनको 10 साल से जो है वो गैर हाजिर होने का इंकशाफ है। उनको मुख्तलिफ वार्निंग्स दी गई हैं 10 साल के अंदर, शाबाश इस बात पे। और अभी भी उनको शायद लास्ट वार्निंग ही दी गई है, तनख्वाहें बंद की गई हैं। तो इस पर हम मज़ीद भी बात करेंगे, बट राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब हम बात कर रहे हैं कि सिंध में जो 36 खवातीन कॉलेज टीचर्स हैं उन्हें 10 साल से गैर हाजिर होने का इंकशाफ हुआ है। 7 से 10 साल में उन्हें कई दफ़ा वार्निंग्स गई हैं कि वो आएँ और आकर ज्वाइन करें, मगर कोई रिस्पांस नहीं आया। उसके बाद महकमा तालीम ने उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। अभी भी ये हुआ है कि जी इस माह तनख्वाह बंद कर दी गई और आखिरी मौका अभी भी दिया जा रहा है कि अपने दफ्तर में रिपोर्ट करें। उन खवातीन असातिज़ा को आखिरी मौका देने के लिए अखबार में इश्तिहारात भी दिए गए। महराज भाई देखिए, बात यह है कि 10 साल बहुत बड़ा अरसा होता मतलब है। अभी भी तनख्वाह रोकी है, उनको बुलाने के लिए इश्तिहार दे और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। बिल्कुल 10 साल में सिवाय वार्निंग्स के इनको दिया ही क्या गया? पहले तो इनको इसकी पूरी इंक्वायरी ऐसा करनी दिया चाहिए। गया है भाई, खूब इंक्वायरी करनी चाहिए मुकम्मल तौर पे कि इनको भर्ती किसने कराया था, किस सरकारी अफसर के रिश्तेदार हैं ये लोग या किस सरकारी अफसर के भाई हैं, इसके बारे में मालूमात होनी चाहिए। कौन सी सियासी तंजीम इनके पीछे थी जो इनको सपोर्ट कर रही थी। और उसके बाद बहुत ही मतलब शर्मनाक मामलात हैं कि जो महकमा तालीम है उसको इतनी देर से होश क्यों आया। सही बात मतलब आप ये देखिए ना कि अगर हम और आप ऑफिस में अगर इस तरह से 2-4 दिन 6 दिन गायब हो जाएं तो मेरे ख्याल में हम तो शायद अगले 2 महीने बाद होंगे ही नहीं यहाँ। 2 महीने के आप दूसरे दिन भी नहीं होंगे। ये तो चले प्राइवेट सेक्टर आ गया। अच्छा, गवर्नमेंट में हम आप इसको 4 गुना कर लें कि चलिए 6 महीने आप नज़र नहीं आए तो कम से कम ये तो पूछ लिया जाए कि हजरत कहाँ थे आप, आपको लेक्चरर लगाया है, टीचर बनाया है, तो आपकी ड्यूटी आपकी जो है आना जाना कोई रिकॉर्ड ही नहीं आ रहा आपका।
तो 10 साल तो सिर्फ मतलब देखा ही नहीं गया इस मामले को। 10 साल बाद भी शायद किसी कोई ख़ास वजह बनी होगी जो अभी ज़ाहिर नहीं की जा रही है कि इस मामले को ऊपर लाने की। तो 10 साल बाद अगर इनको ख्याल आया तो उस वक्त उनको अगर वार्निंग लेटर्स इनको पहले से दिए जा चुके थे तो उसको टर्मिनेट कर दिया जाना चाहिए था। लेकिन अभी भी इनको वार्निंग दी गई है, उसके बाद एक मज़ीद बजट खर्च करने के बाद महकमा इत्तलात का ज़रीफ़त इश्तिहारात भी कोई सस्ते तो नहीं होते हैं, यही तो मैं कह रही हूँ, वो और दे उस तो दिए गए पैसा लगा हैं। रहे हैं। और आप यकीन कीजिए कि मुझे तो ऐसा लगता है कि जब ये दोबारा पेश होंगे तो शायद दोबारा से इनको रिस्टेट कर दिया जाए और उसी तरह ये वर्किंग अपनी शुरू कर दें। लेकिन बहरहाल चलें, कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। कम से कम नोटिस, तलबी, ये सब कुछ हुआ, वार्निंग हुई, निकाल के बाहर मीडिया पर फेंके आया, भाई, आप बाहर फेंके, सोशल निकाल के। मीडिया पर आ गया। अब कम से कम लोगों में तो अवेयरनेस है ना। अब ये भी मैं आपको बता दूं कि सोशल मीडिया पर ही कोई या मीडिया पर इसको हाईलाइट किया गया होगा तो ये मामला उठा है, वरना शायद अगले 10 साल भी ये ऐसे रिटायर हो जाते। अच्छा भाई, हजम ही नहीं कर पा रहे अब ये तो। सब चीज़ें सुन के मुझे याद है, मेरी मुमानी जो है ना वो टीचर भी थी, फिर वो करते करते प्रिंसिपल भी बनी स्कूल की, सरकारी स्कूल की, उसके बाद रिटायर्ड हो गई। मेरी वालदा खुद सरकारी स्कूल वो टीचर है। जब मैं जाता था तो कुछ वो पूछती पाछती हिस्ट्री के ऊपर मेरा कान पकड़ के ना यूं यूं मोड़ देती थी। तो उस वक्त भी जब वो प्लान करती थी तो वो बताती थी कि जब वो प्रिंसिपल बनी तो उनको भी आते थे कि भाई सियासी भर्तियाँ करनी हो करनी, कहते मैं साइन नहीं करती थी और कहते मुझे निकाल दो, आप मैं साइन नहीं करूँगी। अब आप ये बताएं ना, आपने कितना बोला, मैं तो 2-3 दफ़ा शायद आपसे पूछा कि 7 से 10 साल तक उनको नोटिस हुए हैं, यानी जितनी भी हैं 30 हैं, 36 हैं, 5 हैं, आप मतलब 120 महीने, 10 साल, 1 साल में 12 महीने, 120 महीने तक आप तनख्वाहें देते रहे, अटेंडेंस आपके पास नहीं, HR क्या कर रहा था आपका, जो लोगों ने साइन किया, जिसने पैसे, आप पूरी वो है ना। कहाँ है सरकारी इदारों में HR डिपार्टमेंट? सब कुछ है, सब कुछ है, पता सब नहीं कुछ कहाँ है, क्या करता है, ये सोते गोश्त रहते हैं। मुलाजमीन तो जब इनकी शामत आती है तो सारे सियासी, उसके बाद सब जब नाराज़गी होती है तो सियासी जमातें भी खड़ी हो जाती हैं कि भाई ये इस जमात का है, ये इस जमात का है। देखें, हमारे सरकारी इदारे इसलिए नहीं है कि लोगों को नौकरियाँ दे दे के भर्ती करो, ठीक है। अब यहाँ पे जो भर्ती किया तमाम इदारे बर्बाद हो गए, चाहे एजुकेशन लें, हेल्थ लें, आप कोई भी सरकारी जो आप बोलते हैं ना कि आपके स्टील मिल हो गया, जो भी जहाँ सरकारी भर्तियाँ हुई सियासी भर्तियों के नाम पे वो बर्बाद हो गया। एजुकेशन का देखें, आपको पता है हर बात पे प्रोटेस्ट करने प्रेस क्लब पे आ जाते हैं। अरे अभी प्रेस क्लब पे क्या, अभी हम ये खबर तो कर रहे हैं ना, ये 36 लोग हैं, ये भी आज अभी हमने protest 1 से 2 दिन पहले खबर की जिसमें अब फिगर्स मेरे जहन में एग्जैक्ट नहीं आ रहे, लेकिन वो 100 से ज़्यादा हज़ारों की तादाद के करीब जो है ना, वो तकरीबन 600 से लेकर 1000 जो है वो असातिज़ा हैं जिनका ये मसला चल रहा है कि वो घोषणे और वो आ ही नहीं रहे हैं, उनको खिलाफ जो है स्क्रूटनी की जा रही है। चलें, शुक्र है अल्लाह का ये पता चल गया गोश्त है, वरना यहाँ तो ये कुछ भी नहीं पता फिगर चलता ज़्यादा है। होगा। नहीं, यहाँ पे आपको जो सिस्टम है ना, देखें अभी जैसे मिराज भाई ने कहा, तो जो पूरा सिस्टम होता है ना, HR आ गया, फिर जो साइन करने वाले के फाइनेंस वाला डिपार्टमेंट होगा जो साइन करके आज तनख्वाहें जारी कर रहा है, किस बुनियाद पे पैसे किस कौन से अकाउंट में जाने, पूरी इंक्वायरी करके सामने रख दें। सियासी भर्ती थी, जो लोग मुलव्विस थे, मतलब मैंने तो अपनी आंखों से देखा है, जाएँ आप नहीं गए उसको पैसे दें, अपने पैसे लें, उसको आप कैश देंगे, आपका काम हो जाएगा। तो ये तो सारे लोग यही करते हैं। वाटर बोर्ड में क्या होता है, वाटर बोर्ड में जितने मुलाजमीन हैं, आप क्या समझते हैं कि 15 के 15,000 लोग जाके काम कर रहे होते हैं? किसकी सियासी भर्तियाँ नहीं है वाटर बोर्ड में? सब ने बोला है, मेयर कराची ने बोला, इससे पहले जो मेयर थे उन्होंने मुझे बोला। ये समझ नहीं आती कि मेयर कराची और वज़ीर आला अगर ऐसी बातें करें ना, तो मैं कहती हूँ ये तो बेवकूफ़ाना बात है। कल मैंने सुना असेंबली में सईद गनी साहब ने बोला कि जो भी होगा, जो भी ऐसे केसेस होंगे उसकी हम इंक्वायरी करेंगे। कैसे कैसे ये घोस्ट, जो भी गोश्त मुलाजमीन की हर जगह पे है ना। हाँ। तो देखे ना, गोश्त मुलाजमीन मेरे पास तो नहीं है, आपने जब पढ़ी खबर तो मैं तो बार बार दिमाग घुमा रहा हूँ। मैं समझा 6 महीने या 7 महीने है तो 10 साल की बात है भाई। और अभी भी वार्निंग दी है तनख्वाह बंद करके, ये नहीं कि माशाल्लाह से- निकाल के बाहर करते और कहते लाओ पुराने पैसे लाओ। और पूरी तनख्वाहें दी होगी, तनख्वाहें तो पूरी मिली होंगी घर बैठे, वही तो। मत किसी और का हक मारा होगा ना इन लोगों ने। यकीनन ये कोई हो गए सियासतदान या कोई सियासी पार्टी से होगा, भाई उनकी जो भी बेगमां उनके को रिश्तेदार होंगे, ठीक है, उनको जाके रखवा दिया आपने, लेकिन किसी का हक मारा है आपने। वो कोई और होता, पढ़ लिख के कोई बच्ची है हमारी, वो अगर आती यहाँ पे उसको नौकरी मिलती और वो पढ़ा रही होती, बच्चे पढ़ रहे होते। बहरहाल सरकारी ख़जाने पर तो ये डाका है, मैं तो ये समझता हूँ। और दूसरी बात यह है कि इसकी पूरी तरह इंक्वायरी होनी चाहिए, और इंक्वायरी एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट यानी कि जो इस्टेब्लिशमेंट है जो सूबाई सतह पर, वहाँ ना हो, इसकी इंक्वायरी नैब में हो। क्योंकि हमारे यहाँ एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट में अगर कोई केस या इंक्वायरी जाती है तो उसमें तो वहाँ नैब उसके लिए का एक तो- शेर बड़ा अच्छा है कि हाँ। लेकर रिश्वत फंस गया है तो दे के रिश्वत छूट जा, तो वहाँ ये वाले मामला आ जाते हैं।
वाह भाई वाह, आपके अंदर खुर्शीद भाई की रूह घुस गई आज। बात तो सही है ना। अच्छा एक और खबर दूं, आप कह रहे हैं ना कौमी ख़जाने पे डाका, आज एक और डाके की बात करते हैं। अब वो डाका तो नहीं है, अब मैं तो खैर उसे कहती हूँ, चोरी कह लें। चोरी भी नहीं है साहब, लेकिन मतलब आप वही, हमने शायद, आप कल थे ना महाराज भाई? नहीं, मैं परसों हम ये बात कर रहे थे कि जो है अभी जो 138 गाड़ियों का मामला है, असिस्टेंट कमिश्नर्स के लिए डबल कैबिन गाड़ियाँ आनी हैं। वो तो जी रुकन असेंबली मोहम्मद फारूक ने दरख्वास्त जमा कराई, तो उस पर अदालत ने भी ये मामले को थोड़ा होल्ड किया है। मतलब आप 2 अरब रुपए ऑलमोस्ट उसकी गाड़ियाँ ख़रीदने जा रहे हैं। मतलब आप अरबों रुपए का कर्जा है, बिजली में आवाम पागल हो रहे हैं, सरकारी अस्पतालों में बिजली है नहीं, तालीम की सूरत हाल अबतर है, लोग मर रहे हैं, जाली दवाइयाँ दस्तियाब हैं, खा रहे हैं, उसमें आपको अरबों रुपए की गाड़ियाँ चाहिए, वो भी किस लिए? कि टूटी हुई सड़कों में भगाने के लिए? नहीं, मैं देखे ना, कल डेस्क से बात हो रही थी तो उसने दिखाया कि सीएम हाउस से तरदीद आई थी इस खबर की, क्योंकि हमने खबर ये चलाई थी, जो आज़ाद नोडियो साहब है उन्होंने दिया था, हमारे जो सीनियर रिपोर्टर हैं। अब उन्होंने कहा 2 अरब रुपए, तकरीबन 1 अरब 99 करोड़ 48 लाख रुपए अमाउंट बनती है। तो 2 अरब रुपए की गाड़ियाँ लेनी कितनी? 138। माशाल्लाह से इस शहर की जो सूरत हाल है, ये पैसे कहाँ से आएंगे? पहली चीज़ समझ नहीं, 2 अरब रुपए आ रहे हैं कहाँ से? जो कराची से जो टैक्सेस की मद में जो टैक्स जमा हो रहा है वो खर्च होगा, और किन के लिए? असिस्टेंट कमिश्नर्स। और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि एमसी और दीगर इदारे के हमारे पास फंड्स नहीं है कि हम सड़कों पे सिर्फ कारपेट ही कर दें। अब अगर ये 2 अरब वो गाड़ियों की जगह पे जो टूटी हुई सड़कें हैं कराची की, आप मतलब आप जो देखें लोगों का, अभी भी आपने स्टार्ट में ही दिया कि ट्रैफिक जैम, सादिक पुल पे देखे ना, तो ये सब, तो आप कहीं तो रोड बना दो लोगों के। अभी मैं आ रहा था रमशा, मैं गाड़ी चलाते हुए रास्ते में एक अंकल जा रहे थे, उन्होंने पूरी ऊपर से बैंडेज पहनी हुई थी, कमर की तकलीफ की वजह से, जो नहीं पहनते, मगर वो दफ्तर जा रहे हैं। मगर वो सोचे कितनी तकलीफ होगी, फिर भी मजबूर है वो बंदा बाइक पे, और आपको कॉजवे की हालत देखा है पूरा, वो हालांकि डॉक्टर ने कहा होगा आप आराम करें, लेकिन उसको नौकरी पे जाना है, वो पूरी इतनी चौड़ी बैंडेज ऊपर। क्या करेंगे लोग, कितने दिन घर बैठेंगे? नहीं, मगर ये है कि किसका कसूर है? अब वहाँ पे असेंबली में बातें हो रही हैं कि भाई जिन लोगों ने जो है गलत काम किया है, जो अभी सड़कों की मरम्मत हुई थी, उनकी इंक्वायरी होगी और ये होगी, और जो अभी फौरी तौर पे मरम्मत हुई है, बारिश के बाद ख़राब हो गई है, तो उनके खिलाफ एक्शन होगा। यार भाई माफ़ कर दें, ये 2 अरब रुपए कि अगर कोर्ट में चले गए तो आप क्या चीज़ें अप्रूवल करना चाहते हैं? कि क्या आप बहुत काम कर रहे हैं? मतलब 2 अरब रुपए की गाड़ियाँ, आप इस वक्त ये मुल्क इतने से पैसे के लिए हर जगह जा रहा है। आपको पता है हुकूमत है पाकिस्तान, IMF के अलावा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, तमाम इदारे दुनिया के उनसे भीख मांग रही कि हमें पैसे दे दें। 24 अरब डॉलर देने हैं आपको इस साल। एक बात बताएं यार, ये अरबों रुपए का जो कर्जा भी उतारना है, तो यार आप अपनी चीज़ों में, बजट में और या याशियों में कटौती करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता उतरना शुरू होगा ना, वरना तो अभी आप 24 कह रहे हैं, अगले साल बजट आने के बाद इसको जो है ना 30 कह रहे होंगे, और उसके बाद 36 कह रहे होंगे। सही कह रही है आप। देखें ना, हम सिर्फ सूद दे रहे हैं, हम असल रकम तो अदा ही नहीं कर रहे। वो होगी भी नहीं, इस तरह तो नहीं होगी ना। इस्लाम हमें क्या कहता है कि सूद जो है क्यों हराम करार दिया है? कि आप सूद आपका बढ़ता जाएगा, सूद देते रहेंगे, असल रकम वहीं असल कर्जा, हम वहीं फंसे हुए। ये मुल्क की मईशत जो है वो कर दे, वो लोग अयाशी करें, हमने पैसे दिए हुए और बैठे हुए वो पैसे खा रहे हैं। अच्छा, मुल्लाओं की बात बुरी तो हमें बड़ी लगती है, जब भी कोई मुसीबत आफत आती है, हम एक सोशल मीडिया पे बड़ा देखते हैं, मुल्ला भी बड़ी ये बातें करते हैं, हमारे मौलवी हजरात भी कहते हैं विद ड्यू रिस्पेक्ट, लेकिन हम ना इग्नोर कर रहे होते हैं उन्हें, क्योंकि जैसे अभी आपने कहा ना कि दीन क्या कह रहा है, दीन ये कह रहा है एक तो सूद बढ़ता रहेगा, उतारने में मुश्किल है, ये तो सोशल इशू है, लेकिन दीनी पहलू क्या है कि उसमें तो कुरान पाक में खुला अल्फाज में लिखा हुआ है कि सूद जो है अल्लाह ताला से जंग है, और जब आप अल्लाह ताला से जंग करोगे तो आपके बतौर हुक्मरान, बतौर कौम क्या मामलात होंगे, हम तो ये अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहे। बिल्कुल ऐसे ही। तो मतलब वही इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का जो कॉन्सेप्ट है ना, फिर यहाँ पर आके हमें होता है कि उम्मत मुस्लिमा बनाने के लिए ये झंडा नहीं लहराना था, हमें उसके लॉस पे अमल कराना था। तो आइन में भी हमारे मौजूद है, लेकिन हम अमल नहीं करा रहे। इससे मज़ीद भी बात करेंगे, बट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब हम बात कर रहे हैं सिंध हुकूमत की जानिब से असिस्टेंट कमिश्नर के लिए डबल कैबिन की गाड़ियों का, और जनाब ये सब हमारे यहाँ हो रहा है। इससे पहले भी हम बात कर रहे थे, सिंध हाई कोर्ट जो है ना उसने भी कहा है कि जो नोटिफिकेशन है उस पर अमल दरामद रोक दिया गया है। अच्छा, मैं एक और चीज़ मैंने इसको इसलिए कंटिन्यू किया, वरना बात तो हम कर चुके थे। अभी अदालती कार्रवाई भी हो रही है, रोक दिया गया है, लेकिन अगली जो तारीख दी गई है मजीद समाअत के लिए 4 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दिया गया। क्यों भाई? आप एक मामला है उसको
हफ्तों क्या दिनों में करके निपटाएं और ख़त्म करें। इसमें भी इतनी मुशावरत करनी है अभी? नहीं, वो क्योंकि देखिए ना, वहाँ पे जो जमात इस्लामी के गए दरख्वास्त लेके अदालत में, अब वो उन्होंने वो सबको नोटिस किए होंगे अदालत में बेसिकली। अब वो तमाम इदारे फाइनेंस का और जो मुराद अली शाह साहब हैं उनसे भी डिटेल, उनको पूरी एक रिपोर्ट जो है हुकूमत सिंध अब वहाँ पे देगी। अच्छा भाई, होता पता ही है, ये बात आपकी बिल्कुल बजा है कि फलाने को भी बुलाना है, ढमाके को भी बुलाना है, लेकिन वो रिपोर्ट चाहे आप वो 4 हफ्तों में हो और अगर अदालत चाहे तो 2 दिन में सब आ सकता है। प्रायोरिटाइज आपको करना है ना। ये 4 हफ्तों में मामला दब नहीं जाएगा? आप 4 दिन बाद आपको याद है क्या होता है? कोई पूछता है, आप गाड़ी रोड पे आ रही होती हैं तो एक हम लोग कभी करेंगे कि आप सिंध असेंबली में जब इजलास होता है ना, आप उसकी पार्किंग में गाड़ियाँ देखें। आप बहुत बेहतरीन है, गरीब लोगों के नुमाइंदे बैठे हुए हैं, ठीक है। आप पूरे सिंध में घूमें, पूरा सिंध, कराची समेत पूरे सिंध में जाएं और गरीब नुमाइंदे जो असेंबली में बैठे हैं उनकी गाड़ियाँ देख लें। आप पहले तो सोचेंगे कि आई कैसे। दूसरे अनरजिस्टर्ड गाड़ियाँ, असेंबली के मेंबरान हैं, नई नई गाड़ियाँ चमकती हुई, ऐसी गाड़ियाँ कि आपको बताऊं कि आपकी कीमत, आप सोचें, आपने टेस्ला नाम सुना है? हाँ जी सुना है। नज़र आएगी वहाँ, ठीक है। ओडी नज़र आएगी आपको, मर्सिडीज बेंज नज़र आएगी आपको। आप जाके देखें तो पार्किंग में, अच्छा वो बताते हैं कि हमारे पास ये गाड़ी है। टुंड्रा नज़र आएगी, मतलब टुंड्रा तो इतनी कॉमन हो गई है सब। अब वो तो भाई आपको, मतलब वीगो तो अब जो छोटी हैं, जो डाला जिसे कहते हैं, वो तो छोटी हैं। आप गाड़ियाँ तो जाके देखें। अच्छा वो दिखाते हैं कि भाई ये हम, क्योंकि जितनी बड़ी गाड़ी में उतरेगा वो उतना पावरफुल बन रहा है, ठीक है। लेकिन आप जिस सूबे के आवाम के नुमाइंदे हैं, आप वो तो बताएं ना उनके लिए क्या कर रहे हैं। आप असेंबली में बैठ के एक दूसरे को आप माशाल्लाह से अच्छी बातें करते हैं, दुआएं देते हैं असेंबली में जाके एक दूसरे को, ना आपके लिए दुआ, आपके लिए आवाम के लिए आप जो करते हैं वो बताएं। आप पूरी असेंबली सेशन होते हैं, एक असेंबली सेशन में करोड़ों रुपए लगता है। अब वो बिल्डिंग में आप जाके देखें, आप यकीन करें, आप चिल्लर आप कांपेंगे, इतनी कूलिंग हो रही होती है। तो वो पैसे किससे? आवाम से निकाले जा रहे हैं। वो किसके लिए असेंबली का इजलास हो रहा है? आवाम के लिए हो रहा है। आवाम के लिए कोई चीज़ ये कर रहे हैं, सड़कों की तामीर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की हो। इजलास में कितनी बातें आवाम के इशूज़ पर हो रही हैं। सवाल तो ये भी है ना महराज भाई, एक ही बातें होती हैं, वो सब अपना ही एजेंडा चल रहा है। लेकिन बात यह है कि आपने सबसे पहले जिक्र किया कि अदालत में एक केस पहुंचा है और अदालत ने उनको मज़ीद काम से रोका है अभी। तो अदालत का देखिए, मौजूद अदालत है तो उनका एक प्रोसेस होता है। अब अगर दरख्वास्त गुजार वहाँ गया और उसने अपनी पटिशन फ़ाइल की है तो रजिस्ट्रार ऑफिस में, तो उस पर सबसे पहले तो नोटिस किए जाते हैं कि भाई ये मैटर है और ये शिकायत आई है। तो इन सबको जो इसमें मुद्दा अलयान कहलाते हैं वो, तो उन सबको नोटिस किए जाते हैं कि वो आएँ और चीज़ को वाज़े करें। तो हमारे यहाँ अदालतों में एक तो प्रॉब्लम ये भी है कि केसेस की इतनी ज़्यादा भरमार है कि उनके पास वक्त का बहुत इशू होता है, भले वो सिटी कोर्ट की अदालतें हों या फिर हाई कोर्ट की अदालतें हों। तो ये 2-3 इशूज़ हैं कि जिसकी वजह से हमारा जो अदलिया के निज़ाम में काफ़ी डिले रहता है। और दूसरी बात जो आपने कही कि 4 हफ्ते बाद तो शायद कुछ और हो जाए, तो मैं आपको फिर एक बात का यकीन दिलाऊं कि ये जो केस जमात इस्लामी के जो रुकन ने किया है, तो इस केस का भी कोई हल नहीं निकलना। इसकी वजह यह है कि जब गवर्नमेंट या सरकार कोई काम करती है और सोच लेती है कि हमने ये करना है, तो उसके बाद वो उसका ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, वो भी उनके पास तैयार रहता है। और जब ये पेश होंगे, अपनी वजूहात जब ये अदालत को बताएंगे और कुछ तहरीरी चीज़ें उनको दिखाई जाएंगी, तो उसके बाद अब यकीन कीजिएगा कि यही अदालत जो है इस केस को ख़ारिज कर देगी और ये गाड़ियाँ उनको मिल जाएंगी। असिस्टेंट कमिश्नर्स जो होते हैं वो बेसिकली 17 ग्रेड का एक मुलाजिम होता है जो कि डीसी के अंडर में काम करता है और हर तकरीबन सब डिवीज़न में एक असिस्टेंट कमिश्नर होता है जिसके पास जो है तजावुज़ात के मामलात को देखना, महंगाई को कंट्रोल करने के हवाले से, प्राइस कंट्रोल के हवाले से काम करना होता है। ठीक है, ये लोग तमाम CSS करके आने वाले पढ़े लिखे जो है नौजवान और लड़के और लड़कियाँ होते हैं। और हमने पिछले अखबार में भी देखा है कि तनख्वाहें भी ज़ाहिर सी बात है इनकी अच्छी होती हैं, तो उसमें वर्किंग करते भी हैं ये। लेकिन ये बात वाकई एक थोड़ी सी मुज़क्कर है कि उनके लिए जो है आप डबल केबिन 20-22 है ना शहर भर में, असिस्टेंट कमिश्नर्स भी उतने ही होंगे जितने नहीं। देखें, एक DC के अंडर में जो है बहुत सारी सब डिवीजन्स आती हैं, तो कहीं 6 भी होते हैं असिस्टेंट कमिश्नर्स, कहीं 4 भी होते हैं, कहीं 3 भी। सब डिवीज़न पर है कि कितनी बड़ी सब डिवीज़न है। तो उसमें अब ये है कि इन सबको 17 ग्रेड के हिसाब से अगर गाड़ियाँ छोटी दे दी जाएँ, जो कि पहले से उनके पास हैं भी, जो पुरानी गाड़ियाँ हैं वो भी तो चल रही है ना, तो उसमें भी कोई मजाक नहीं था। लेकिन वजह ये समझ में नहीं आई कि ऐसा क्या हुआ है नए आने वाले असिस्टेंट कमिश्नर्स के साथ या नए आने वाले DCs के साथ
कि उनको आते ही इतना प्रोटोकॉल फराम किया जा रहा है, तो भाई वो जब डबल केबिन में बैठ के निकलेंगे तो वैसे भी वो जो है ज़मीन से कोई 4 फुट ऊपर होंगे, ठीक है, तो अब वो 4 फुट ऊपर होंगे तो फिर वो कैसे आवाम के मसाइल हल करेंगे? वो सिंध हुकूमत की नीचे हैं तब भी नहीं कर रहे और ऊपर हो जाएंगे तो और ही बिल्कुल यहाँ पे से बाहर। बहरहाल होना तो ये चाहिए कि इस वक्त जो है सड़कों की मरम्मत पर अगर ये पैसे लगा दें, या इसके आधे भी लगा दें यार, आधों की आप जो है गाड़ियाँ ले लें, आधे पैसे सड़कों की मरम्मत पे लगा दें, ताकि हम जो आम शहरी हैं वो कम से कम सफरी दुश्वारियों से जो है ना वो बेचारे बच जाएंगे। सारा दिन जो है सड़कों पर जो है बारिश के बाद, पहले तो बारिश का पानी था वो निकला, तो अब उसके बाद वो गड्ढे और गड्ढे, और उसके बाद अब इतना धूल और मट्टी उड़ रही है, इतनी धूल मट्टी उड़ रही है कि उससे जाहिर सी बात है बीमारियाँ फैल रही हैं। क्या बताऊँ कि सिंध हुकूमत ने जो तरजीह दी थी वो मैं आपको सुनाता हूँ। सिंध हुकूमत की जानिब से मीडिया पर असिस्टेंट कमिश्नर के लिए 2 अरब की डबल केबिन गाड़ियाँ खरीदने के मामले पर तरजीह की है। मीडिया ने सिर्फ सियाक व सबाकत से हट कर जो है गलत अंदाज में पेश किया जा रहा है। कहा है कि समझना ज़रूरी है कि असिस्टेंट कमिश्नर सूबाई इंतज़ामिया में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं और हुकूमती पॉलिसियों और फैसलों को नाफिज करने के लिए इनको असिस्टेंट कमिश्नर अहम किरदार अदा करते हैं। अफसरान 24 घंटे दूर दराज इलाकों में सरकारी मशीनरी के काम को यकीनी बनाते हैं। 24 घंटे दूर दराज इलाके उनके लिए, मतलब आप अगर आप देखें अगर हमने असेंबली की बात की, असिस्टेंट कमिश्नर की बात की, जो सूबाई वजीर है, बाय लॉ बोल रहा हूँ, उसको पता है कितनी अगर सूबाई वजीर बनता है 1300 सीसी गाड़ी का इंटाइटल होता है वो। कितनी? बिल्कुल ऐसे 1300 सीसी। मुझे कोई वजीर दिखाए 1300 सीसी गाड़ी में घूम रहा है। अरे सेक्रेटरी नहीं घूमता अब 1300 सीसी गाड़ी में, तो आप वजीर की बात कर रहे हैं। डाला भाई, वही तो मैं कह रही हूँ कि वजीर नहीं घूमता, वजीर की आप बात करें, सेक्रेटरी नहीं घूमता, तो वही शशके हैं उनके, और अवामी पैसे भाई याशियाँ करने को मिल रही है तो क्यों नहीं करेंगे। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब अब हम बात करेंगे कि आज जो है, हमने थोड़े दिन पहले भी आपसे कहा था कि जी मेकअप ट्रेंड्स पे बात करेंगे, और ख़ास तौर पे अभी हम देखते हैं कि जो शादियों का सीज़न है वो स्टार्ट होने वाला है, तकरीबात का सीज़न स्टार्ट होने वाला है, और हर दफ़ा हर साल हम देखते हैं कुछ ट्रेंड्स में तब्दीली आती है, चेंजेस नज़र आते हैं। तो ख़ास तौर पे मेकअप ट्रेंड्स में क्या तब्दीलियाँ आई हैं, दुल्हनों के मेकअप में क्या चेंजेस आए हैं, नहीं आए हैं, स्टिल सेम रहेगा, कुछ कलर जो कॉम्बिनेशंस हैं उसके हवाले से भी बात करेंगे कि किन कपड़ों के ऊपर किस तरह का मेकअप जो है वो जचता है। तो यकीनन ये एक्सपर्ट्स ही हमें यहाँ पर बताते हैं और हम उनसे सीखते भी हैं कि भाई किस तरह का मेकअप करना चाहिए। और फिर दूसरी बात ये कि दुल्हन के साथ साथ घर वालों की एक बड़ी फटीग होती है कि हमें इतने महंगे कपड़े तो बना लिए, अब अच्छे बाल और अच्छा मेकअप करना वो एक टास्क होता है कि कहाँ जाएँ, क्योंकि सैलून्स में भी अक्सर ये होता है कि बहुत ज़्यादा केकी सा मेकअप कर देते हैं तो वो बहुत ओवरडू हो जाती हैं चीज़ें। तो हाउ टू बैलेंस, नंद को कैसे अपना मेकअप करना है, भाभी का मेकअप कैसे होगा, बहन का मेकअप कैसे होगा, इन सारी चीज़ों के बारे में टिप्स लेंगे। और अगर आप भी कुछ सवाल पूछना चाहें तो लाइव कॉल का सिलसिला जारी रहेगा, आप पूछ सकते हैं, क्योंकि वाजिद खान हमारे साथ शो का हिस्सा होंगे। वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम वाजिद, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम, ठीक ठाक। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप बहुत प्यारी लग रही हैं। ओ ये तो मैं बताना ही भूल गई वाजिद ने सारी बातों में आदत नहीं है ना, सारी बातों में ये तो बताया ही नहीं कि आज मुझे आप थोड़ा शायद तब्दील देख रहे होंगे, कुछ मेरा बूथा चेंज लग रहा है आज के, नहीं लग रहा, ये भी आपने कॉल करके बताना है, क्योंकि आज मुझे जो है ना सुबह वाजिद ने तैयार किया है और बहुत जल्दी से क्विकली हम तैयार हुए हैं। वाजिद ने मेरा मेकअप भी किया, कुछ चेंज भी किया है, तो फीडबैक ऑन एयर लेंगे लोगों से कि भाई कैसा आ रहा है, कितना चेंज अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा, ताकि इसे मैं जो है वो कंटिन्यू करूं या ना करूं। तो वाजिद थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आपने जो है ना सुबह सुबह आते ही जो है वो ब्रशेस संभाले, बड़ा मजा आया। काफी टाइम बाद मैंने सुबह सुबह मेकअप किया, यूजुअली शूट्स पे करते थे, बाद मेकअप करवाया है। मैंने आपको कहा भी था ना कि इतने सालों के बाद मैंने मेकअप कराया, तो नो वंडर मैं जब कर रहा था तो मैं सोच रहा था, क्योंकि आप करते करते इतनी आदत हो जाती है कि जब आप किसी और से करवाते तो आपको लगता है वो यहाँ से सही है कि नहीं है। तो मैंने आखिर में फिर पूछा कि आपको कुछ करना है तो आप कर लें खुद से, तो हाँ अच्छा लग रहा है। मैं जो है ना फिर अगर करवाती हूँ तो कहती हूँ भाई अब जो उसने किया है वो ठीक ही होगा। चलिए, थैंक यू वाजिद एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। अब जैसे सीज़न स्टार्ट हो रहा है तो मेकअप के ट्रेंड्स में क्या तब्दीलियाँ आई, क्योंकि वेदर भी चेंज होगा। अब थोड़ा सा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता गर्मी की तरफ से हम हटेंगे, प्लेजेंट वेदर हो गया और सर्दी की तरफ भी जाएंगे। तो सबसे पहले बेसिस किस तरह से चेंज होती है मौसम जब चेंज होता है तो? अच्छा देखिए, अब तो अगेन वही वाली बात है कि मेकअप कुछ लोगों के ऊपर, मैंने पिछली दफ़ा भी बताया था
कि कुछ लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा मेकअप अच्छा लगता है, कुछ लोगों पर नहीं अच्छा लगता। ठीक है, कभी हम लिक्विड फाउंडेशन लगाते हैं, कभी हम स्टिक्स लगा रहे होते हैं, तो मेकअप तो उसी तरीके से चल रहा होता है। बट आपको पता होना चाहिए कि किसके ऊपर कितना लगाना है। सम टाइम आप फाउंडेशन भी लगा रहे होते हैं और आप स्टिक भी लगा रहे होते हैं, फिर कभी कभी आप स्टिक लगा रहे होते हैं, उसके बाद आप इंडियन बेस की भी कवरेज कर रहे होते हैं, पैनकेक भी लगा रहे होते हैं। इट डिपेंड कि क्योंकि हम कहते तो हैं हमारा नवंबर दिसंबर भी हार्डली है, जब हम इंडोर हमारे कोई इवेंट हो होते हैं तो अंदर गर्मी, लोगों का इतना ज़्यादा हुजूम होता है कि अंदर गर्मियाँ शुरू हो ही जाती हैं। गर्मी होना सो क्या है कि पाकिस्तान में स्पेशली कराची का जो वेदर है वो आपका 24, मुझे लगता है 12 महीने एक सही रहता है। सर्दियों में भी 8-10 दिन की कोई सर्दियाँ होती हैं और उसके बाद वही होता है। सो क्या होता है, आपकी स्किन अच्छी होनी चाहिए। आपकी जो स्किन मेकअप से पहले जो स्किन के प्रिपेयर कर रहे होते हैं वो आपका अच्छा होना चाहिए। फिर आप उस पर लिक्विड लगवाएं या उसके ऊपर आप फाउंडेशन आप स्टिक वाली लगा रहे हैं या सिर्फ आप मूस फाउंडेशन लगा रहे हैं। अब तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी लड़कियां बोलती हैं कि हमें बिल्कुल मेकअप नहीं करवाना है, हमें बिल्कुल ऐसे बिल्कुल नो मेकअप। अच्छा, नो मेकअप कहना आसान है लेकिन नो मेकअप करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। हुआ सब कुछ होता है और आपको लगे भी नहीं, तो सबसे डिफ़िकल्ट वो होता है। अगेन वही वाली बात है कि आपके ऊपर ज़्यादा मेकअप अच्छा लगता है, मेरे ऊपर ज़्यादा अच्छा लगता है और उनके ऊपर कम अच्छा लगता है, तो आपको ये सोच के करना है। सो इस तरह, हाँ, दिसंबर आ जाएंगे, डार्क कलर्स इन हो जाएंगे, लिपस्टिक आप ब्राइट लिपस्टिक लगा सकते हैं, आप गोल्ड कलर लगा सकते हैं। अच्छा, गोल्ड न्यूट्रल शेड होता है। आप अगर पिंक पहने हुए हैं, अब जैसे अभी आपने ग्रीन पहना हुआ है, उसके ऊपर गोल्ड काम है, तो आप गोल्ड, आपने जो गोल्ड लगाया है, गोल्ड हर किसी के साथ चला जाता है। और अगर आपको गोल्ड नहीं लगाना तो यू कैन यूज़ ब्राउन्स में जा सकते हैं, ब्राउन में जा सकते हैं। और मेक श्योर करें जैसे आपकी जैसे मैच्योर स्किन होती है तो उसके लिए हाइलाइटर, शिमरी आई शेडो आप मना कर दें उनके लिए। आप डार्क आइज बना सकते हैं जिसमें उनकी फाइन लाइंस, उनके जो जितनी भी लाइंस हैं वो कवर अप हो जाए। हुडी आइज हैं आपकी तो आप बहुत ज़्यादा शिमर नहीं लगा सकते। मैंने देखा बहुत सारी जगहों पे हर किसी को डिस्को लगानी है, हर किसी को ग्लिटर लगाना है। शादी में जाने का मतलब ये है कि ग्लिटर पैलेट के बगैर तो तैयार ही नहीं होंगे। सो क्या होता है कि बिल्कुल लगाएं, लेकिन किसको लगाना है ये पता होना चाहिए कि आंखें आपकी उस हिसाब से हैं या नहीं है। अगर आपको बहुत शौक है तो हल्का सा आपने लगा लिया, और इतना भी नहीं लगाना कि पूरी आंख बिल्कुल डिस्को चमक रही है। तो मेकअप बेसिकली मेकअप एक आर्ट है, और यहाँ पे लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन और मेकअप का फ़र्क नहीं पता है। ज़्यादातर लोग क्या चाह रहे होते हैं, सैलून चले जाना तो लाइट अगर बेस लगा दिए, लो ये तो हम घर में भी कर लेते हैं। एग्जैक्टली, ये बहुत होता है यहाँ पे। अगेन उनको शुरू करो आप जी, प्राइमर लगाने से लेकर तो फिर कंसीलिंग से लेकर तो जी 3 तरह के, जब तक वो रंग बिरंगी कंसीलर नहीं लगवा लेंगी, फिर उसके बाद एक फलानी बेस, ढिमाकी बेस। अभी मेरे पास एक स्टूडेंट आई हुई है, स्टूडेंट आई हुई कनाडा से। सो मैंने जब मेकअप भी मैं उनको सिखा रहा था तो वो कहती हैं कि ना आपने ना ग्रीन भी नहीं लगाया, ऑरेंज करेक्टर भी नहीं लगाया, ये भी नहीं लगाया। मैंने बोला ज़रूरत ही नहीं है। मैंने बोला देखिए आपने एक फाउंडेशन थोड़ा सा, मैंने अपने हिसाब से एक फाउंडेशन मैंने थोड़ा सा एक टोन डार्क रखा, अंडर आई मैंने थोड़ा सा डार्क के ऊपर लाइटर लगा दिया। ठीक है, 2 शेड मिल गए। जब मैंने पाउडर लगाया वो तीसरा शेड क्रिएट हो गया, और अब मुझे लगता है कहीं पे डार्क सर्कल है तो मैंने उसी फाउंडेशन को डबल कर दिया। ठीक है, फिर उसके ऊपर मैंने लूज पाउडर लगा दिया। तो आपने जब 4 चीज़ें लगाई, फिर आपने कॉन्टोरिंग किया, ब्लशर किया, जब ये 4 चीज़ें मिल जाती हैं तो आपकी बेस कभी भी काली नहीं होगी, ऑक्सीडाइज। ये मेरा अपना पर्सनली एक्सपीरियंस है। उम्मूमन ना खाली जो लोग फाउंडेशन लगा के जाते हैं ना वाजिब, उनका बूथा काला हो जाता है। एग्जैक्टली, ग्रे क्यों हो जाता है वो? क्योंकि क्या वो बस वो एक शेड लगा लेते हैं कि अगर आपका लेट्स सपोज आपका रंग गंदुमी रंग का है और उसके ऊपर आप ये व्हाइट लगा लेंगे, ये ब्राइट कलर लगाएंगे तो ऑफ कोर्स आप डार्क ग्रे हो जाएंगे। सो आपने क्या होता है, पहले आपने गंदुमी ही कलर लगाना है, अपना फाउंडेशन डार्क ही लगाना है। ये जो लोग सुन रहे हैं ये उनके लिए, जो थोड़ा सा अपने फाउंडेशन को ब्राइट करना चाहते हैं, कॉम्प्लेक्शन चाहते हैं कि डल ना हो स्किन आपकी और ब्राइट लगे, तो उसके लिए क्या करना है, जो आपका अपना फाउंडेशन है पहले आप अपना फाउंडेशन अपना स्किन टोन लगाएं बिल्कुल, या तो उससे एक टोन डार्क लगा लें। उसके बाद क्या करें, जो आपका टी जोन एरिया होता है, अंडर आई, नाक का ये एरिया अंडर आई, इसको आप लाइटर शेड में लगाएं। तो क्या होगा, जितना टाइम गुजरता जाएगा वो उतना ब्राइट होता जाएगा, आपकी स्किन डार्क नहीं होगी। सही। सो ये आप एक्सपेरिमेंट है, ये मैंने क्योंकि मैं करता होता हूँ तो ये मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा एक्सपेरिमेंट है, ये 23 साल का मेरा तजुर्बा मैं बता रहा हूँ आपको। अच्छा। ये बिल्कुल आप करके देखें, आपकी बेसिस से डल नहीं होगी। वाजिद, कुछ लोगों के स्किन देखते हैं जैसे स्टार्स को हम देख रहे होते हैं ना मेकअप, माहिरा के स्किन पे अगर हम देखें, या बहुत सारी हमारी जो और कहानियाँ की आजकल बहुत ज़्यादा उस पर बात हो रही है,
तो उनकी ना बड़ा ग्लोइंग सा टेक्सचर और मेकअप तो वो भी करती होंगी। अच्छा, उम्मन हम आम दिनों में जब बेसन लगा रहे हैं, भले फाउंडेशन भी लगाते हैं, तो वो एक ग्लो फैक्टर जो है ना वो डल हो जाता है। बिल्कुल। तो वो ऐसा क्या इल्यूमिनेटर्स मिला रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि अच्छा, इतनी देखिए, ग्लोइंग सी, और मैं बिल्कुल ऐसा आपको- लगता है यार बिल्कुल नेचुरली इसकी तो स्किन बहुत अच्छी देखिए, है मैं आपको एक जब बात- पूरा प्रॉपर मेकअप हुआ होता है। मैं आपको बताता हूँ, देखिए मेकअप बना है, जो लोग बोलते हैं ना मेकअप नहीं करते, वो मैं बहुत दफ़ा मेरा बहुत सारे लोगों से इस बात पे झगड़ा हो जाता है। मेकअप बना ही करने के लिए है। आप समझ रहे हैं, ये जो लड़कियां आप आके वो अपनी स्किन तबाह कर रहे होते हैं लाइटों के आगे आके। ये जो लाइटें हैं बहुत डिफिकल्ट है, ये Damage करती हैं आपकी स्किन को। तो आपको लेयर एक चाहिए होती है टीवी के लिए, आपको मेकअप करना ही करना है। जो अभी जितने भी आप नाम ले रही हैं सही इनको, अच्छा माहिरा का, तो माहिरा वैसे ही मेकअप बहुत कम करती है, लेकिन हल्की बहुत Skin अच्छी है। हल्की, हाँ वो क्या नाम है आपका, हानिया को मेकअप की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी उनको मेकअप करना चाहिए क्योंकि वो टीवी पे आ रही होती है, क्योंकि टीवी के लिए हल्की सी रिक्वायरमेंट होती है मेकअप की। तो हल्का हल्का जैसे सजल है, आप अपना स्किन टोन के हिसाब से ज़रूर मेकअप लगाएं। सही। ठीक है, और मेकअप पूरा होता है, सबके पूरे होते हैं। हम ग्लो क्या कैसे आता है? हाँ, वो अच्छा glowing ग्लो क्या skin होता है, कैसे अच्छा होती देखिए ग्लो क्या होता है, आपने हाइलाइटर लगाया, आपने फिक्सिंग स्प्रे कर लिया, आप इस तरीके से करें। हाइलाइटर आप देखिए, हाइलाइटर की भी ना लगाने के तरीके होते हैं। ठीक है, क्या होता है कि बहुत सारे लोग, मुंह पूरा चमकाना नहीं है, आपको सिर्फ वो जगह हाईलाइट करनी है जो आपको ज़रूरत है। वो जगह ग्लो करेगी तो आपका पूरा आपने, अच्छा मैंने देखा है बहुत सारे लोग हाइलाइटर बस ऐसे लगा देते हैं। जितना हाइलाइटर को आप रब करेंगे फैन Blend ब्रश के करेंगे। साथ, उतनी ग्लो आएगी आपकी। स्किन ठीक है, हाँ, स्किन के ऊपर आप जितना आप रगड़ेंगे उतनी अच्छा, जितना आप रब करेंगे उतनी अच्छी आपकी ग्लो आएगी। ठीक है, हाँ। अदरवाइज क्या है कि अगर आपको लगता है आपकी बहुत क्लियर स्किन है, ठीक है, बहुत क्लियर स्किन है, तो फिर आप ब्लशर के साथ हाइलाइटर मिक्स करके लगाएं। अच्छा। फिर आप फिक्सिंग स्प्रे मार दें, फिर आप कुछ ना करें, तो फिर आपकी स्किन वैसे ही चमकेगी। अच्छा, क्या होता है कि जब भी आप फाउंडेशन लगाते हैं तो पाउडर की एप्लीकेशन इसलिए ज़रूरी है, या तो आप शुरू से आप पाउडर नहीं लगाते हुए आ रहे हैं, तो आपको पता है कि जब आपका गिर भी रहा है मेकअप तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पाउडर इसलिए लगाते हैं कि जो आपका फाउंडेशन को ब्लॉक करे, अदरवाइज वो उतरना शुरू। गर्मियाँ इतनी है हमारे लोगों, अच्छा हम जितने भी नाम ले रहे हैं अभी, हमने जितने भी हमारे जो सेलिब्रिटी हैं वो हर वक्त तो एसी में होते हैं। हाँ। ठीक है, सो वो इधर से गाड़ी से निकल के एसी में, उधर से निकल के एसी में, इधर से निकल के, तो उनको इतना वो फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि अच्छा उसने ये किया तो हम भी ये कर लेंगे। नहीं, आप अपनी सिचुएशन देखें, आप कहाँ से निकल के आ रहे हैं, कहाँ से निकल के आ रहे हैं। अभी मुझे ठंड लग रही है ना, सही है तो मैं अभी अगर फिक्सिंग स्प्रे अगर हल्का सा हाइलाइटर लगा के मैं यहाँ पे बैठूंगा तो मेरा मुंह वैसे ही फेस ग्लो करना शुरू हो जाएगा। और एसी में वैसे ही लेकिन अच्छा अगर हो मैं अभी यही चीज़ करके बाहर चला जाऊंगा तो लोग बोलेंगे पागल तो नहीं हो, क्या पसीना आ रहा है मुंह पे, क्या हो रहा है। तो ये एनवायरनमेंट, ये सारे वो है। अच्छा, मजीद भी टिप्स लेंगे, कुछ मेकअप्स यहाँ पर होंगे भी कि किस तरह से करना है, क्या ट्रेंड्स है, उस बारे में मजीद बात करेंगे, बट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक इन सिटी 10। तो जनाब हम बात कर रहे थे कि अब मेकअप्स होंगे, तो हमारे पास जो है वो हमारी मॉडल भी आ गई हैं, वाजिद हमारे साथ हैं ही, उनसे मेकअप टिप्स भी ले रहे हैं। अगर आप भी कुछ लेना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, और जो है वो आप अपने बारे में भी सवाल कर सकते हैं कि भाई किस तरह का मेकअप करना है, क्या करना है। तो वाजिद, अभी हम ये जो ब्राइड तैयार करें, हम ब्राइडल मेकअप देखेंगे हम इनके ऊपर। बिल्कुल, हम ब्राइड करेंगे। अच्छा, ब्राइड आज अब तो माशाल्लाह से बहुत यंग बच्चियाँ, माशाल्लाह इनकी भी एज 17 साल की बच्चियों की शादी होने लगी है, तो ये भी छोटी ब्राइड है। तो अच्छा देखिए, एज यू कैन सी स्किन बहुत फ्लॉलेस है, तो हमें बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं लगाना है। ठीक है, मेकअप क्यों नहीं लगाएंगे, अगर बहुत ज़्यादा मेकअप लगाएंगे तो बड़ी लगने लगेगी। हमें ये भी ख्याल रखना है कि हम इनको इन्हीं की एज का बनाएं, ये इनकी अपनी एज है, थोड़ा सा और इन्हेंस हो जाए इनके फीचर्स। कलर बहुत प्यारा है, जो मॉडल है उसकी स्किन का कलर बहुत प्यारा है। बिल्कुल। सो हमारी मॉडल तूबा है, और तूबा के ऊपर सबसे पहले हम लगाएंगे ब्राइटनिंग सीरम। सो ये ब्राइटनिंग सीरम मुझे नहीं लगाया आपने ये ब्राइटनिंग सीरम, आप नहीं चाहते मैं ग्लो करूं। पता है कि आपने तो प्राइमर लगा लिया था। सो ये ब्राइटनिंग सीरम है वाजिद खान का, जबरदस्त। ठीक है। सो ये हम थोड़े से 2 ड्रॉप लेंगे और इसको हम पूरे फेस के ऊपर। अच्छा, अगर प्राइमर लगाएं तो इसे स्किप करें, और अगर प्राइमर नहीं लगाना तो ये लगाएं। हाँ बिल्कुल, ठीक। ब्राइटनिंग सीरम हल्का सा लेके पूरे फेस के ऊपर लगा लेते हैं। ठीक है, सही। एज यू कैन सी
हमने अच्छे तरीके से लगा लिया। हल्के से डार्क स्पॉट, डार्क सर्कल हैं तो हम उसको कवर करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमने फाउंडेशन लेनी, लिक्विड फाउंडेशन ले लिया। सही। और ये MM का मुसरत आपा का है। ठीक है। सो मैं बहुत बताता अच्छा हूँ, है ये और बहुत अच्छा है। ये फॉर द प्रमोशन नहीं, मैं खुद भी जो है वो हाँ। यूज करती हूँ। बहुत अच्छा जो है ना आपको कवरेज मिलती है इसकी। हाँ, ना ओवर होता है ना बिल्कुल कम। सो हमने अंडर आई लगा रहे हैं और उसको अच्छी तरीके से मेक श्योर करें जब आप फाउंडेशन लगाएं तो जो आपका ब्रश है वो आपका हवा में चलना चाहिए, रगड़ना नहीं। आप क्या करते हैं, जब आप रगड़ते हैं तो बेस उतरना शुरू हो जाती है। जब आप लगाएं तो आपका ब्रश हवा में उड़ना चाहिए ताकि आपकी वो एप्लीकेशन जो आप लगा रहे हैं वो आपकी स्किन के ऊपर लगे, ना कि उतर के ब्रश में वापस और आ जाए। फाउंडेशन ज़ाया भी फिर बहुत होता है। बिल्कुल सॉफ्टली आपने किया, इस तरीके से लगाया पूरे फेस पे। और अच्छी तरीके से आप इसको लगा रहे हैं। अच्छा वाजिद, पहले तो स्टिक से मेकअप शुरू होता था ब्राइडल, बिल्कुल। और फिर उसके बाद लिक्विड पे आते थे, देन वाटर बेस एंड ऑल, क्योंकि वो बिल्कुल। कहते हैं कि वाटर प्रूफ भी रहता है। फिर तो अब तो आप खाली डायरेक्ट यही लगा रहे हैं, चल बिल्कुल जाता नहीं, है अभी इतने मैं घंटों। स्टिक हल्की सी लगाऊंगा। शूट पे तो नहीं वो होता? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं क्योंकि होता। यार ब्राइड को तो 4 बजे रात तक जो है मुंह पे मेकअप रखना पड़ता है रात अच्छा, में, ये क्योंकि जो मेकअप shoots हम हो कर रहे रहे हैं and all। ना, तो ये रात तक रहेगा ऐसे ही, ये रात तक ऐसे ही रहेगा। ओके, अब उसके बाद आपने ये लगा लिया, फिंगर टिप से आप इसको ब्लेंड करेंगे। एज यू कैन सी, ऊपर देखिए, आप सॉफ्टली इसको ब्लेंड करेंगे, कहीं पे पैच ना लगे। और हाथों से कितना प्यारा ब्लेंड जी, हो रहा है। बिल्कुल। वाजिद, आप वो ब्लेंडर्स वगैरह यूज नहीं करते? कभी कभी करता हूँ, कभी मैं कभी भी नहीं करती, मुझे नहीं समझ आते मुझे वो। लगता है हाथ से जितनी अच्छी ब्लेंडिंग होती है उतना अच्छा है। ओके, सो हमने ये इस तरीके से करके ब्लेंड कर लिया। अब मुझे लगता है कि इनका जो अंडर आई है उसके ऊपर मुझे कवरेज चाहिए। अब मैं क्या करूँगा, स्टिक उठाऊंगा। कौन सा नंबर यूज करेंगे अभी अच्छा, आप? मैं स्टिक का उठाऊंगा 38। ठीक है। ठीक है, क्योंकि यूजुअली हम ओरिएंटल से हाइड करते हैं, हाँ, या 36 से भी कर लेते हैं हम लोग तो मैं लेकिन 38 लूंगा ताकि मुझे इनका जो अपना कॉम्प्लेक्शन उसको भी हमको हल्का सा ब्राइट करना है। तो अच्छा, मेक श्योर करेंगे जब भी आप डार्क सर्कल छुपाते हैं तो क्या करते हैं लोग, बिल्कुल आंखों के साथ मैं भी ये लगा देते पूछने हैं। वाली थी। तो आपने ये जो लाइन होती है, इस लाइन को कवर करना है। जब ये इसको नहीं लाइन करेंगे, ये जो काला काला दिख रहा होता है, ये जो लाइन कवर होगी आपकी, तो खुद ही पूरा ये डार्क सर्कल देखिए कवर हो गया, एज यू कैन सी। हाँ राइट। ठीक है, सही। इस तरीके से करके काफी आपने फर्क पड़ा है, बिल्कुल ऐसे ही है। दूसरी आंख पे भी इसी तरीके से अंडर आई आपने कर लिया, हल्का सा फोरहेड पे। सही। वो जो आप टी जोन कहते हाँ, हैं टी उसको जोन हाईलाइट जिसको कर रहे हैं। अब अच्छा, क्या होगा अगर आपका फेस बहुत राउंड है या आपको लगता है कि आपका फेस बड़ा है या चबी है, तो जब आप सेंटर में से हाईलाइट करेंगे तो बहुत ज़्यादा कॉन्टूर, क्योंकि आपने चारों तरफ डार्क बेस लगा दिया और बीच में आपने लाइट कर दिया है, तो क्या होगा जब बीच वाला हाईलाइट होगा तो बाकी सारी चीज़ें खुद ही छोटी लगेंगी। सही। ये अपर लिप पे हम हल्का सा लगाएंगे इस तरीके से करके, और सॉफ्टली आपने इसको ब्लेंड करना है। अच्छा, अमूमन हम लोग उल्टा कर देते हैं, पहले स्टिक लगा लेते हैं फिर फाउंडेशन लगा रहे होते हैं, तो केक की सी फीलिंग आती है। तो अभी जितना हमको लगाना है उतना ही लगाएंगे। ठीक है। आंखों के ऊपर हल्का सा। अच्छा, जब मैंने स्टार्ट किया था, जो मेरी जिनसे मैंने सीखा था, सोफिया होती थी इंडस टीवी पे। ओ यस, सोफिया को तो मैं भी सोफिया। जानती हूँ। तो मैं बोलता हूँ उनसे, शी इज द बेस्ट। हाँ, उन जैसा मैंने experience टीचर है। नहीं देखा। मेरा जो ब्लो ड्राई है, जो मेरा ब्लो ड्राई का तरीका है, वो मैं बोलता हूँ सोफिया बाजी द बेस्ट। ओके, सो जब हम उनके साथ जब मैं काम करता होता था तो वो आंखों के ऊपर फाउंडेशन नहीं लगाती थी, हाँ। वो आई शेडो की बेस बनाती थी। मतलब किस तरह? आई शेडो को ब्रश के साथ गीला करके लाइटर कलर लगा के उसके ऊपर मेकअप स्टार्ट करती थी। अभी तो हम सही। पूरा एक कैनवस ये खाली लगा देते हैं ना इस तरीके से करके। तो वो अच्छा, ओके, तो अब हमारी ये बेस कंप्लीट हो। अच्छा देखिए, हमने बहुत ज़्यादा लेयरिंग नहीं की है, हमारी ये अभी सिर्फ फाउंडेशन लगाया और हमारी ये बेस कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर पाउडर की एप्लीकेशन करेंगे। इसको अच्छे से ब्लेंड कर लें। इससे ज़्यादा तो भाई पार्टी मेकअप्स में लोग बेस लगा लेते हैं। बिल्कुल। वाजिब, मैं तो हैरान हुई, चल जाए बस।
नहीं चलेगा, डेफिनेटली चलेगा। शूट्स वगैरह सब में, क्योंकि अच्छी तरीके से इसको ब्लेंड करेंगे। बहुत नेचुरल और बहुत अच्छी, देखिए इसकी नाक कितनी अच्छी ग्लो कर रही है खाली। अब हम क्या करेंगे, पाउडर लगाएंगे। अच्छा, पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा लगा देंगे। अच्छा, ये लाइटर पाउडर है और ये डार्क है, तो हम दोनों को मिक्स करेंगे। हमने पहले डार्क लिया और फिर उसके बाद ये लाइट वाला पाउडर लिया और उन दोनों को हमने। पाउडर कौन सा यूज़ कर रहे हैं वाजिद, कौन सा लेना है? पाउडर समझ नहीं आता पाउडर ना, क्योंकि इस्तेमाल इट्यूट का पाउडर है। ठीक है, इट्यूट का पाउडर है और एक है दूसरा भी इट्यूट है, रेवलॉन है। ठीक है। अच्छा, मैंने दोनों को मिक्स किया और पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा लगा लें ऐसे टैप करके। अच्छा, पाउडर को टैप करना है, पाउडर को रगड़ना नहीं है, पाउडर को ऐसे दबा के लगाना है इस तरीके से, तो आपकी जो बेस है वो सेट हो जाए, सही तरीके से चिपक जाए। फेस छोटा छोटा है और आईज माशाल्लाह बहुत अच्छी डिफाइन जो है ना वो बिल्कुल है शेप। हमने इस तरीके से पाउडर लगा लिया। अब हम क्या करेंगे, उसी पाउडर को ब्रश की मदद से अंडर आई लगाएंगे। ऊपर देखिए, पूरे फेस पे। अब हम क्या करेंगे, कॉन्टोर करेंगे। अच्छा, कॉन्टोरिंग करने के लिए आपने ये ब्रश लिया। अच्छा, बहुत ज़्यादा ब्रशेस खरीद, इसी को आप चपटा कर लेंगे, आपका एंगल इसी से बन जाएगा। और आपने एक मैट फिनिश कलर लिया, डार्क ब्राउन, ठीक है, दिस कलर आपने उठाया और कान के सेंटर से लिप के सेंटर में आपने ये रखा और एक आपने एक लाइन क्रिएट कर दिया ऐसे, ठीक है। और उस लाइन को आपने ब्लेंड कर दिया टेम्पल तक, ये लाइक दिस। और ये जो इनका फेस है, इस पे तो ज्यादा कंटूर की जरूरत है भी नहीं ना वाजिद, क्योंकि छोटा से फीचर है। दूसरी साइड पे भी आपने इसी तरीके से किया। अच्छा, आप एंगल, आप इसको यू भी कर सकते हैं, बहुत पतला करना है आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यू भी कर सकते हैं। लेकिन किस फेस पे क्या सूट करेगा ये कैसे पता लगेगा? जैसे अभी राउंड फेस है तो आप इनको थोड़ा सा आगे तक लेके आएंगे तो बहुत पतला लगेगा। हाँ, तो बहुत पतला नहीं दिखाना, बहुत पतले में आप बड़े लगने लगते हैं। अच्छा, अगर आपको बहुत पतला फेस है तो आपको ये कॉन्टोरिंग करनी ही नहीं है, सिर्फ आपको पिंक कलर लगाना है चीक्स पर। हाँ, ठीक है। और आपने इस तरीके से करके ये लाइन क्रिएट किया और उसको पूरा आपने ब्लेंड कर लिया। इसी तरीके से आपने क्या किया, जॉ लाइन पे, चिन पे इस तरीके से कॉन्टोर किया। अच्छा, नेक पे हम सबसे आखिर में लगाएंगे, ठीक है, सही। ओके, अब हम क्या करेंगे, नाक की कॉन्टोरिंग करेंगे, सही है। एक पतला ब्रश लिया, बल्कि मैं इसी से कर लेता हूँ जी, तो इसी को किया और हमने क्या किया, चपटा किया और हल्की सी एक लाइन क्रिएट की ऐसे और ब्लेंडिंग कर दी। और दूसरी तरफ भी इसी तरीके से ब्लेंडिंग कर दी, ठीक है। ये ब्लेंडिंग कर दी हमने अच्छे तरीके से। उसके बाद क्या किया, हमने इस बड़े ब्रश के साथ एक हमने पिंक ब्लशर लिया, टार्ट का ये ब्लशर है, बड़ा प्यारा कलर है, सही। और अच्छा ये बहुत ब्राइट है, तो इसमें मैं क्या करूँगा, हल्का सा पाउडर मिक्स कर लूँगा ताकि थोड़ा सा डल हो जाए, एक अच्छा पिंकी टोन हो जाए। स्माइल कर बेटा, स्माइल, हंसो, ज़्यादा लगाएं इस तरीके से करके चीक्स पे, और नाक पे भी ये लगा लें, और हल्का सा हम फोरहेड इसको पे। मजीद भी दिखा दे वाजिद। मैं ब्रेक ले लूँ, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आईज पे फोकस करेंगे। ब्रेक ले लेते हैं। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब मेकअप हो रहा है और इस वक्त दुल्हन की तैयारी जो है चल रही है वाजिद। तो इस वक्त हम आई मेकअप की तरफ बढ़ेंगे क्योंकि बाकी सारी चीज़ें हमारी हो चुकी हैं। तो अब हम आईज किस तरह की बनाएंगे? अच्छा, हम वैसे इस तरह के कलर ज़्यादातर मेहंदी वगैरह में लड़कियां आजकल कैरी कर रही हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब हमने क्या करना है, एक डार्क ब्राउन शेडो लेना है। शेडो आप दिखाएं भी ना ताकि लोगों को पता लगे कि भाई किस तरह से वाजिद जो है चूज कर रहे हैं कलर्स। मैं डार्क ब्राउन शेडो दिखा दूं। सही है, चलो जी दिखाएं, करीब से दिखाएं वाजिद। ये डार्क ब्राउन कलर लिया हमने, मैट फिनिश। मेक श्योर करें, इसको सॉकेट लाइन कहते हैं, डेप्थ कहते हैं, क्रीज कहते हैं, तो इसमें मैट फिनिश कलर लेंगे आप। ओके। और
सिर्फ सिंपल आपने कॉर्नर पे इस तरीके से लगा दिया, थोड़ा ज्यादा करके। ओके। ऐसे इस तरीके से और डी शेप में आपने इसको लगा दिया, ठीक है। सही। अच्छा, क्योंकि थोड़ी सी हुडी पफी आईज हैं तो हम एक डेप्थ क्रिएट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, एक ड्राई ब्रश के साथ, फ्लफी ब्रश के साथ ये जो हमारी लाइन है इसको ब्लेंड कर लिया। ओके। सी डिफाइन हो गई ना अब आई उससे बिल्कुल लुक। और ये मैंने आईब्रो के साथ इसको टच कर दिया, ब्लेंड कर दिया है लाइक दिस। उम्मूमन हम लोग डेप्थ देते हैं ना, यहीं तक छोड़ देते हैं वाजन, आदि में। हाँ, अच्छा वो अभी जैसे इनकी आंखें थोड़ी सी पफी हैं तो इसलिए मैं आगे तक लाया। अदरवाइज अगर बहुत ज़्यादा जैसे आपकी आंखों में वैसी डेप्थ है तो बहुत ज़्यादा आगे लाऊंगा तो वो खड्डा लगने लगेगा। हाँ, क्योंकि मैं खुद भी यहीं तक ही करती हूँ। तो इतना ही आपकी आंख के लिए इतना ही। उसके बाद हमने क्या किया, लाइनर का ब्रश उठाया और हमने आईलाइनर को, अच्छा मुझे ना ओके, अब हमने क्या किया, आईलाइनर लिया और लाइनर की एप्लीकेशन करेंगे। अच्छा, मेक श्योर करेंगे कि पानी कम होगा, प्रोडक्ट ज्यादा लगाएंगे क्योंकि हमें लाइनर की एक थिक लाइन आए। सिर्फ हमने क्या किया, लाइनर को कॉर्नर पे ऐसे रखा, ये इतना। क्यों, अभी लाइनर वेट है तो हम फौरन ही ब्लेंड करेंगे। अच्छा, हमें क्या करना है, जहां पे ब्लेंड करना है उसी जगह पे ब्लेंड करेंगे लाइक दिस। ये देखिए, बस बिल्कुल एंड पे कर रहे हैं आप। एंड पे, आगे भी भले आ जाए लेकिन इसी तरफ करूंगा ताकि आंखें एनहेंस हो जाए थोड़ी। सी, इस तरीके से आपने ब्लेंड करना है और हल्का सा ऊपर लेके जाएंगे। अच्छा, बहुत ज्यादा बोन पे नहीं चढ़ाएंगे, अदरवाइज आंखें बहुत शार्प लगने लगेंगी। सही। जो भी करना है आपको अंडर ही अंडर करना है, क्रीज के अंदर करना है आँख आपको। खोलेंगे, लुक, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, अगेन उसी बड़े ब्रश की मदद से हमने उसको ब्लेंड कर लिया कि कुछ जमा हुआ कुछ भी ना लगे। उसके बाद हमने क्या किया, ये गोल्ड शेडो हमने फिंगर टिप पे लिया। अच्छा, जो वेलवेट वाले आई शेडोज होते हैं उनको आप डायरेक्ट ना लगाएं, पहले डायरेक्ट लगाएं उसके बाद पानी लगाएं। अगर इसके ऊपर हम पानी लगाएंगे तो ये खराब हो जाएगा, खराब चिपक जाएगा सारा। तो उसमें किट में ही डाल देते हैं लोग तो पानी। नहीं, पहले आपने फिंगर टिप की मदद से देखिए, आपने इसको आँख खोलो बेटा, नीचे देखो, नीचे देखो। लेकिन इसमें ना डर लग रहा होता है कि वाजिद सारा नीचे गिर जाएगा आईज में। देखिए, ये लगाया मैंने, उसके बाद मैंने अपनी उंगली को गीला किया और फिंगर टिप की मदद से इसको मैंने। वाजिद, ग्लिटर लगाने की भी ना टिप बताइएगा खवातीन को ना, उनका गिर जाता है सारा। बिल्कुल, ये देखिए। सो हमने, और आपने ज्यादा लगाया भी नहीं, बिल्कुल बस ज्यादा नहीं लगाया, थोड़ा लगाया है बस। इस तरीके से करके लगाया मैंने थोड़ा सा, और ये देखिए। अब मैं पानी लगा के इसको और स्मूथ कर दूंगा, इसकी जो शाइन है वो और एनहांस हो जाएगी। जबरदस्त। और फिर साइड पे से मैं इसको इसी तरीके से ब्लेंड करूंगा। अब हम क्या करेंगे, आईब्रो बनाएंगे। वाजिद, ग्लिटर का भी बताएं ना कैसे। जी, मैं इसको ग्लिटर एंड में बताऊंगा, ठीक है? अच्छा, ठीक है। ओके। अब हमने क्या किया, आईब्रो का शेड लिया, डार्क ब्राउन कलर लिया, मैट फिनिश, और सिर्फ मैंने क्या किया, आईब्रो की इस लाइन के ऊपर लगाया, यहाँ पर एंड पे हल्का सा मैंने ये किया। सही। और यहाँ और एंड पे। और अब क्या करूंगा मैं, ट्रांसपेरेंट मस्कारे की मदद से मैं उसको ब्रश आउट आप एंड तक लेकर ही नहीं आए। हाँ, एंड तक लेके ही नहीं आया। क्यों वाजिद, उसकी क्या बहुत वजह? शार्प हो जाएगी। अच्छा, बहुत ज्यादा आईब्रो को यहाँ तक लाऊंगा तो आंखें बंद हो जाएंगी, तो आईब्रो को थोड़ा सा छोटा रखते हैं ताकि आंखें आपकी लिफ्ट लगती हैं। सही। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, अगेन ड्राई ब्रश लिया मैंने और ये मरून कलर लिया और ये ब्राउन को मिक्स किया और अंडर आए ऊपर देखो क्या, इस तरीके से फैला दें। ब्यूटीफुल।
वेरी नाइस, कितना प्यारा शेड बना है यार। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, फॉर मोर डेफिनेशन आपने एक पतला ब्रश लिया और एक ये डार्क कलर लिया, जैसे मैंने काला ले लिया, चलिए ब्लैक कलर ले लिया और इसको मैंने फ्लैट करके सिर्फ एंगल मैंने ये रखना है, ऊपर देखेंगे और लैश लाइन के साथ इसको फॉलो करते हुए ऐसे लगाएंगे, मोर फॉर मोर डेफिनेशन, कि आँख आपकी इन्हेंस हो जाए। वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनको लाइनर देंगे आप? हाँ, नहीं अब देंगे? ऑफ कोर्स लाइनर लगाएंगे, हल्का सा लाइनर पूरा कंप्लीट करेंगे। लाइनर तो ज़रूर लगाएंगे। मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है? जी दे देते हैं आपको पानी, कोई एक छोटे से प्याले आके में। वहाँ से पानी दे दें। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा जो है ना लग रहा है, और कलर्स भी इतने अच्छे ऐड हो गए हैं कि बिल्कुल कॉम्बिनेशन के साथ जा रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, नीचे देखेंगे, सिर्फ लैश लाइन को फॉलो करते हुए लाइनर लगाएंगे लाइक दिस। सी, अब हम लगाएंगे मस्कारा। सही, अच्छा, मेक श्योर करें पहले मस्कारा एक सिंगल कोट करेंगे ऐसे, और फिर दूसरा कोट करेंगे इस तरीके से, ताकि आपके लगे फॉल्स आई लैशेस लगे। ठीक है, आपका ये हो गया। अब दूसरी आंख भी हम इसी तरीके से करेंगे। हमने मैट फिनिश कलर लिया डार्क ब्राउन। मेरे ख्याल से जल्दी से आप इसको करके दिखा दें वाजिद, क्योंकि अभी आगे भी हमने मेकअप से और दिखा ये किया। ब्रेक है हमारे पास, ब्रेक ले लें आप जल्दी से, आप कंप्लीट करें। हाँ। मैं ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो आपको लुक फाइनल करके भी दिखाएंगे, और जो है वो मजीद भी मेकअप्स होंगे आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो बनाब दुल्हन यहाँ पे तैयार हो रही हैं और बड़ा ज़बरदस्त सा मेकअप जो है वो ऑलमोस्ट डन हो चुका है। लिपस्टिक के बाद तो एक अलग ही ज़बरदस्त सा लुक आ गया है। तो वाजिद अभी बालों में आपने क्या किया, जूड़ा कर रहे हैं और बिल्कुल स्लीक बैक किया है। ठीक है, और हल्का सा हमने हाइलाइटर सेंटर में लगाया है। अच्छा, बहुत ज़्यादा नाक पे नहीं लगाएंगे, अदरवाइज बहुत ज़्यादा चमकने लगती है। अब हम टीका लगाएंगे बिल्कुल जेल बैग के पहले कि हमने पोनी बनाई और बिल्कुल जेल बैग बाल बनाएं, ताकि वो एक खूबसूरत लुक आ जाए। बहुत ज़्यादा बाल हम खोलना मैं प्रेफर नहीं करता हूँ। सो अब देखिए हम ये टीका लगा रहे हैं। सही, वैसे भी ज्वेलरी से ना वो लुक आ जाता है। बिल्कुल, ये हमने टीका लगा दिया और ये ओहो झूमर, अच्छा ज्वेलरी से बड़ी शो आती है वाजिद, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ भरपूर। हमने ये झूमर लगा दिया। आपकी ज़बरदस्ती शादी हो रही है, थोड़ा सा मुस्कुराएं, थोड़ा सा मुस्कुराएं। उठो आगे थोड़ा। यार वैसे वाजिद रिलैक्स करना भी दुल्हनों को ना एक मुश्किल काम होता है ना। ओके, अब हमने क्या किया, दुपट्टा हमने इसको यहाँ पे ऐसे पकड़ा थोड़ा सा, एक पिन की मदद से हमने दुपट्टा वाह वाह। और उसके बाद हमने क्या किया, एक पिन हमने लगा दी, सेफ्टी पिन। सीधे बैठोगे, स्ट्रेट होके स्माइल, सामने देखेंगे। एक पिन हमने इसको इस तरीके से लगा, तो ये हमारा मेकअप कंप्लीट। ज़बरदस्त। और देखें कितना, देखो आप खुद को भी देखो ताकि उसको स्माइल आए चेहरे, वो देख नहीं पा रही, मुश्किल हो रहा है। अच्छा लग रहा है, ज़बरदस्त। तो ये जो है वो मेहंदी का तो भरपूर लुक क्रिएट हो गया है ऑलमोस्ट, और बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है। तो आखिर में ये फिक्सिंग स्प्रे ज़रूर करना, फिर ये ख़राब नहीं होगा मेकअप नहीं, रात तक बिल्कुल भी, खराब जैसे मैं नहीं, कह रही थी बिल्कुल, बार बार के बिल्कुल। फोटोशूट वगैरह में भी नहीं, ये बिल्कुल रोज आए तब भी। रोज है तब भी।
अच्छा आप ऑफ कोर्स थोड़ा सा तो होगा, मतलब अब हाँ। रोना नहीं है, लेकिन हाँ हल्का सा हम तो कंटूरिंग को और शार्प कर देते हैं। सही। हल्का सा। ये हमारा मेकअप कंप्लीट। वेरी नाइस, ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लग रहा है वाजिद। और ये बहुत ज़्यादा ओवरडू नहीं है फीचर्स के हिसाब से, और बिल्कुल। फीचर्स भी अच्छे हैं, तो बिल्कुल ज़बरदस्त। अच्छा, अभी हमें दोबारा ब्रेक लेते हैं और हमें मैच्योर स्किन पे भी आप मेकअप करके बिल्कुल, दिखाइएगा बिल्कुल, वाजिद, बिल्कुल, वेरी क्विकली, ताकि हम देख सकें कि अम्माओं बिल्कुल। को या जो बड़ी लेडीज बहुत ज़्यादा तैयार होकर पहुँच जाती है केकी सी बेस लगा के, उनको किस तरह का बेस लगाना है, कैसे मेकअप करना है, इस पर बात करेंगे, बट आफ्टर दिस वेरी क्विक ब्रेक। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब हम बात करेंगे वाजिद कि जो ख़वातीन हैं उनको किस तरह का बेस वगैरह और मेकअप वगैरह करना है। तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से, टाइम कम है और हमें अच्छी सी तैयारी जो है आप दिखाएं। चलें जी वाजिद। तो start हमारे करें। साथ अभी साइमा है, एज यू कैन सी साइमा काम कर के किचन में, हाँ, और ये डार्क सर्कल, स्पॉट्स और ये सारी चीज़ें। ओके, तो अब हमें किस तरीके से मेकअप करना है, पहले तो सबसे पहले अगेन आपका वाला आ गया, पहले हम स्टिक लगाते थे, कंसील करते थे, और ये फिर वो सारी चीज़ें केकी सा लुक बन जाता है औरतों का, तो बेचारियों का। सो हम स्टिक लगाएंगे लेकिन बहुत कम, ठीक है। जहाँ जहाँ पे हमको लगानी है। ठीक है, हमने हल्का सा एक यहाँ पे अंडर आई लगाया, सही। एक इधर लगाया, ये लगाया, ये लगाया, ये लगाया, हल्का हल्का सा फ्रैकल्स पे, सारी चीज़ों पे लगा के इस तरीके से करके, क्योंकि बस। टोन्स भी बहुत हैं इनके फेस पर, माथे बिल्कुल पे हमें अलग उसको है, बैलेंस चीक्स पे करना अलग है है। ना। यस, हमने ये स्टिक लगाया इस तरीके से करके, उसके बाद हमने क्या किया, आपने भी NC35 ओरिएंटल लगाया ना, हाँ? ओरिएंटल हाँ, लगाया। ओरिएंटल। अब हमने क्या किया, मैक का NC35 लिया और ये एक पतली सी लेयर लगा अच्छा, देंगे। जिसके पास मैक ना हो वो सब्स्टिट्यूट भी बताएं उसको क्या लगाए। इस तरह MM का ले लें आप, आलमंड, ठीक है। या थोड़े दिन बाद अभी गुड न्यूज़ आप लोग को आ जाएगा फाउंडेशन, तो फिर अच्छा। आप लोग वो यूज़ कीजिएगा। चलें, ज़बरदस्त। ओके, अब हम सी सॉफ्टली हम इसको ब्लेंड करते जाएंगे। ऊपर देखिए, बेस जो आपने लगाई उसको ब्लेंड नहीं किया, वो उसके साथ हो जाएगी, उसके साथ लिपस्टिक? ब्लेंड हो जाएगी, बिल्कुल। ये देखिए ना, हो रहा है। अगेन वही वाला है कि आपको ब्रश को बहुत ज़्यादा दबाना नहीं है, इसकी जो ब्रशिल है वो आपके बस अप्लाई करना है इससे, आपने बस, इससे ब्लेंडिंग तो आप हाथ से ही कर रहे हो वाजिद सारी। बिल्कुल, ये देखिए इस तरीके से करके ठीक। इसको राउंड 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 Wheel on the bus go. बस आपने इसको इस तरीके से करना है। मेक श्योर करें कि क्लाइंट को हर्ट ना करें आप। यस, सिंपल हल्के हल्के हाथों से आपने इसको इस तरीके से ब्लेंड करना है। ऊपर देखिए, सॉफ्टली आपने इसको इस तरीके से ब्लेंड करना है, और इसी को आपने गर्दन पे भी हल्का हल्का सा कर देना है। गर्दन पे होना भाई बहुत ज़रूरी है। मैं कहती हूँ गर्दन अलग लगे तो बहुत ही अजीब लग रहा बिल्कुल। होता है, ओके, अच्छा नहीं लग रहा अब होता। फिंगर टिप की मदद से हम इसको पूरा ब्लेंड कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे, नाक का ये एरिया, ऊपर देखिए, अंडर आए। वाजिद सैलून्स में जब आप मेकअप कर रहे होते हैं तो भी इतनी ही बेस वगैरह अप्लाई करते हैं, या दिस इज फॉर टीवी? कम लगाता हूँ थोड़ा। और कम लगाते हैं? हाँ। अच्छा, मैं ना मेरा बेस में क्योंकि ये बहुत natural सा कर रहे डिपेंड, हैं। हाँ, कि मैं कम ही बेस, अगर जिनके ज़्यादा ज़रूरत भी है ना, तो मैं फाउंडेशन का कलर ऐसा चूज़ करता हूँ कि आपको ज़्यादा लगानी ही नहीं पड़ती है। सी देखिए ना, सारी चीज़ें कवर हो गई इसमें, और मैं इनका यही अपना हैरान हूँ कि कॉम्प्लेक्शन बिल्कुल वो बिल्कुल बैलेंस हो गया। अब हम क्या करेंगे, पाउडर लगाएंगे, क्योंकि पाउडर के बगैर तो मेकअप, मुझे लगता है पाउडर, अच्छा सेट नहीं होता ना फिर। पाउडर लिया और उसके बाद ऊपर देखेंगे टैप करके, पाउडर लगा दिया, बिल्कुल सेट हो गया अभी। बिल्कुल। अभी ब्लशर आएगा, कॉन्टूरिंग आ जाएगी, सारी चीज़ें बिल्कुल इवन हो जाएगा। अच्छा, आप दुल्हन की अम्मी है, दूल्हे की अम्मी है? अच्छा, दुल्हन की अम्मी है।
बात होता है कि दूल्हे की माँ आ जाती है और दुल्हन जैसा कपड़ा वलीमे वाले दिन कि यार, ये भी बड़ा ये मुश्किल बहुत होता है। तो हमें भी ऐसा, मैंने कहा कैसे हो सकती है, दुल्हन जैसा आपने कपड़ा खरीद लिया, मेरी बेटे की शादी है भाई। तो ये सारी चीज़ें बहुत होती हैं। सही बात। अच्छा, उसके बाद हम एक ही इवेंट में कई दुल्हनें घूम रही होती हैं। बिल्कुल। अब हम कॉन्टोरिंग करेंगे। अगेन सिंपल, आपने कलर लगाया, ठीक। इस तरफ भी इसी एंगल से आप करेंगे। अच्छा, इनका ये फेस मुझे यहाँ से ब्रॉड है, देखें ये जो चीज़ है। बिल्कुल। तो क्या है, उसको आपने क्या किया, ये आपने इस तरीके से कलर ऊपर ये तक जॉब देना। पे भी करना है आपने। बिल्कुल, ऊपर तक। और अच्छा, जिसका बहुत ज़्यादा चिन्ह है तो वो सीधा कलर ऐसे नीचे तक लिया है, तो आपका डार्क वाला जो डबल है चिन्ह वो भी contour खत्म हो जाएगा। जाए ना। बिल्कुल ऐसे ही है। ओके, अब हमने क्या किया, कंटूर कर दिया इस तरीके से करके, नाक को हल्का सा, आईब्रो बनाएंगे। बेसिक मैं काम कर लूँ पहले, फिर उसके बाद हम आईज पे आई पे आ जाएंगे। सी, हमने हल्का से लिफ्ट किया और यहाँ से हमने सिर्फ नीचे रखा, कलर लगाया और बस। और इसमें ये भी बताने के वाजिद जो है ना, वो एक ही पैलेट मुस्तकिल यूज़ कर रहे हैं। कोई 36 हमने देखा ना, मेकअप का इतना सामान नहीं है कि जो खवातीन अभी जमा कर रही होती हैं कि आईब्रो का पैलेट अलग चाहिए, तो उसी में जेल सारी आईब्रो चीज़ें, पैलेट बिल्कुल। अलग चाहिए, इतना कुछ हो रहा होता है उनके पास। ये देखिए, हमने आईब्रो बना लिया। उसके बाद हमने क्या किया, सिंपल हमने एक डार्क ब्राउन कलर लेना है आईब्रो के, इस आई शेडो के लिए डार्क ब्राउन, और उसको पूरे लिट पे आपने, कुछ स्मोकी टाइप का करने जा रहे हैं। हाँ, इस तरीके से आपने लगाना है, देखिए ऊपर तक। सही। ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, बड़े ब्रश की मदद से हमने इसको ब्लेंड कर लिया। सही है। अब हमने क्या करना है, लाइनर का ब्रश उठाना है और आईलाइनर लिया, पूरी आंख पे लाइनर इस तरीके से लगा दिया। यहाँ पे आप नहीं लगाएंगे, एंड पे। एंड पे नहीं लगाना? नहीं, एंड पे नहीं लगा, एंड को हमने स्प्रेड करना है, फैलाना है। अच्छा। बहुत ज़्यादा लगाऊंगा तो बहुत फिर मुझे काला बाहर निकालना पड़ेगा, तो मैं इसी को बाहर निकालेंगे। इसी को मैं बाहर, लाइक दिस, ये देखिए। ओके। और वो जो बाहर निकालने वाला मेकअप होता है वहाँ जा ही नहीं रहे आप, मैं देख रही हूँ अंदर, आई के अंदर अंदर ही खेल रहे हैं। बिल्कुल, ये देखिए। बस जमा हुआ कुछ भी ना लगे, बहुत अच्छी सी ब्लेंडिंग होनी चाहिए। देखिए, सॉफ्टली आप इसको ब्लेंड करेंगे डी शेप में, सी। सही। अब आपको लगता है कि आँख का शेप थोड़ा सा आपको बढ़ाना चाहिए, चीज़ें करनी चाहिए, तो अब आपने क्या करना है, लाइनर का ब्रश उठाएंगे और हल्का सा आँख खोलेंगे, पीछे देखिए, शेप यहाँ देंगे से उसको। इसको लंबा, हल्का सा लंबा, लाइक दिस, ठीक। इस तरीके से लंबा करके और उसको ऊपर की तरफ ऐसे ब्लेंड कर देंगे। दोबारा से ब्लेंडिंग मस्ट है, इस तरीके से। सी, सही। ब्लेंडिंग ब्लेंडिंग ब्लेंडिंग, कलर कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ ख़त्म हो रहा है, ये आपको पता नहीं होगा। ठीक है। अगेन हमने क्या करना है, दोबारा से छोटा ब्रश लिया, डार्क ब्राउन कलर लिया और वो पिंक को मिक्स करके ऊपर देखिए, ऊपर देखिए, बिल्कुल नीचे इस तरीके से लगाया। और उसके बाद हमने क्या किया, ब्लैक पेंसिल लेके, काजल पेंसिल लेके आँख में काजल लगा दे, लाइक दिस, तो आँख को और डेफिनेशन मिल। सही। ये देखिए,
उसके बाद हमने क्या किया, मस्कारा लगाना है। नीचे देखिए, और उनका लेंस भी छोटा है। ओके, मस्कारा लगा दिया। पर्सनली मुझे हमको लेंस नहीं समझ में आते, मैंने मुझे आज लगता है पूरी तक- शक्ल चेंज हो जाती है। मैं तो ज़िंदगी में आज तक लेंस नहीं लगा। हाँ। एक दफ़ा मुझे कोशिश भी की, बड़े मेकअप आर्टिस्टों ने, आवाज़न लाहौर में बड़े शौकीन है ना सब, बिल्कुल। तो वो लगा दिया किसी पार्टी में और शो में भी लगा दिया। मैंने तो आप यकीन करें सेट पे जाती हूँ उखाड़ के फेंक दिए। मैंने कहा अब ये ना होंगे ना तुम लोग मेरी जान खाओगे। ओके, और अब हम इनको हाईलाइट कर रहे हैं। सी नाइस गोल्डन ब्रॉन्ज में कर रहे हैं। यार, ये ठीक है? जो पैलेट है ये वाजिद कौन सा है दिखाएंगे तो ये बड़ा मकबूल Anastasia है। का है। Anastasia। हाँ। इसके और भी कलर्स आ रहे हैं ना, हाँ, ये और इसका बड़ा अच्छा जो है वो इसका देखें ना, ग्लो बहुत ग्लो अच्छा बहुत अच्छा है। तो हमारा एक आई मेकअप कंप्लीट हो गया। सही। दूसरा भी, और अब क्या ब्लश करेंगे? नहीं किया, ब्लश नहीं हाँ, किया आपने ये मैंने वाजिद। अभी उठाया था। देखिए, ये मैंने किया, स्माइल करना। देखिए, दोनों आंखों में डिफरेंस दिखा सकते हैं। सी, ठीक है। दूसरी आंख भी हम इसी तरीके से क्विक करेंगे। ब्राउन कलर लेना है हमने, और लिट पे, इस आधी लिट पे, पूरे लिट पे इस तरीके से करके लगा देना है। हल्का सा ऊपर बस लेना, और फिर एक मैट फिनिश ड्राई ब्रश के साथ इसको फैलाना है इस तरीके से। अगेन हमने क्या किया, लाइनर का ब्रश लिया, लाइनर को हाँ। गीला किया, ब्रश को मेक श्योर करेंगे प्रोडक्ट ज़्यादा होगा, प्रोडक्ट कम मेरे पास ख़त्म हो गया, लेकिन इसके अंदर अभी बहुत है। इसमें मैं 10-12 दुल्हन आराम से बना अरे वाह। असल बात ये हमें लग रहा होता है बहुत ज़्यादा चीज़ें होंगी वाजिद, बहुत मेकअप जी। होगा तो अच्छा तैयार होंगे, बिल्कुल। क्योंकि ज़रा इन्फ्लुएंसर्स ने भी ना दिमाग ख़राब कर नहीं दिया नहीं, अब तो फिल्टर की दुनिया है शुरू ना। कर रहे हैं कहाँ से, तो जी आइसिंग से स्टार्ट हो रहे हैं, तो स्प्रे और स्प्रे के बाद तक भी पता नहीं कहाँ तक ख़त्म कर रहे हैं, फिर भी बिल्कुल। मुंह वही के वही हैं। हाँ, अब ये देखिए, दोबारा से हम इसको ब्लेंड करेंगे। आपके पास अच्छी टेक्निक हो और तो एक आध भी प्रोडक्ट अच्छी हो तो आप हाँ, मैं अच्छा सिर्फ तैयार आपको ये बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा चीज़ें लेने के बजाय पैसे जमा करके एक अच्छी प्रोडक्ट ले लें। सही बात वो है। जो लास्ट भी करती है उसका रिजल्ट नज़र आता है। जैसे मैं आपको देख रही हूँ, आप एक ही पैलेट यूज़ कर रहे हैं जी, मुस्तकिल। बिल्कुल। आपने दुल्हन भी उससे बना दी है, आप जो है वो पार्टी मेकअप भी कर रहे हो, आईब्रो भी उसी से कर रहे हो। बिल्कुल, ये मॉर्फी का पैलेट है मेरा। ये वाजिद कितने तक के पड़ जाते होंगे मॉर्फी वगैरह नासिशिया, अगर पाकिस्तान में लोग ऑर्डर करें या अच्छा, ये खरीदो? 15-20 अब बहुत हज़ार महंगे हो तक गए। का, हाँ 15-20 हज़ार इस तरीके से पैलेट है ये। लेकिन लॉन्ग लास्टिंग है ना इसकी लाइफ, और ये कितनी बहुत है? चलते हैं। लाइफ कितनी, एक्सपायरी भी तो है। एक्सपायरी नहीं होती मुझे। अच्छा, आई शेडोज हाँ, में नहीं है। नहीं, एक्सपायरी कोई नहीं होती, और चलते हैं। क्योंकि इनका पिगमेंट भी बहुत अच्छा है ना। इस तरीके से हमने लाइनर लगा लिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, अंडर आई इसी तरीके से पिंक और ये लेके ऊपर देखेंगे। जल्दी से अब आपने करना है वाजिद, बहुत कम टाइम रह गया। बस हो गया हमारा। लिपस्टिक भी है और काजल लगाएंगे, ठीक है। बिल्कुल ही यंग फीलिंग आ रही है इनको देख के। हल्का सा हम आँख को नीचे देखिए, उमूमन जब ख़वातीन तैयार होकर आती हैं तो वो ज़्यादा बड़ी लग रही होती हैं, जी। क्योंकि मैं इतना आपको कुछ एक बात उनको लगा बताऊं, देते अल्लाह- हैं, ग्लिटर शिमर ये वो। अल्लाह जन्नत बख्शे नैयरा नूर जी को, मुझे देख के बोलते थे शुक्र है कोई सेंसिबल मेकअप आर्टिस्ट है जो हमें हमारी तरह तैयार करता है। कम कम जो है। सो ओके, अब हम हाइलाइटर ब्लशर करेंगे। स्माइल कीजिए, नाक पे भी करते हैं। मस्कारा लगाएंगे। अच्छा, ब्लश भी आप बहुत कम लगाते हैं वाजिद, मैंने देखा। हाँ, उमूमन लोग ज़रा ज़्यादा लगाते हैं। अच्छा, ज़्यादा लगाने का पिंक मतलब पिंक सा हो रहा अब मैं आपको बताता हूँ, ये टाइम के साथ डार्क हो जाएगा। जब ऑयल पास होगा ना, ये डार्क होता चला जाएगा, ये उड़ेगा नहीं। तो जब अगर ज़्यादा लगाएंगे तो काला हो जाएगा। अच्छा,
हाँ तो ये है। ओके ये हो गया। अब हम लिपस्टिक लगाएंगे। डार्क ब्राउन कलर है, ठीक है। अच्छा तो मैं तो सोच रही थी इस पर कोई आप लाइट लिपस्टिक देंगे, नहीं ये देखिए हमने डार्क ब्राउन कलर क्योंकि लगाया। ड्रेस भी थोड़ा वैसा है ना कलर। एक सेकंड, ये हमने डार्क ब्राउन लगाया। ये सफोरा का डार्क ब्राउन कलर है, बहुत प्यारा है। इसके कॉफी साथ हम ब्राउन। क्या करेंगे, मिक्स करेंगे पिंक। ओके डायरेक्ट ये पिंक लगाता तो बहुत कच्चा लगता। बेस मिल गई लिप्स को। यस ठीक है। बहुत ज़्यादा ना ओवरडू भी कर देते हैं लिप्स की शेप बनाने के चक्कर में, आउटर लाइन और ये नहीं सब। नहीं 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 वो अब है फैशन में क्या ख़त्म हो गया है? अच्छा अगेन वही वाली बात है, फैशन तो हर चीज़ों का ही है, आपको कैरी करना आना चाहिए। क्योंकि मैं अगर अपने लिप्स की बात करूँ ना, मेरी आउटर लाइन बड़ी वेल डिफाइंड है। वाजिद आपने भी देखा भी था लिपस्टिक बिल्कुल। लगाते में, तो मैं तो उसी पे नहीं तो लगाती आपकी हूँ। नाक इस इतनी तरह नहीं प्यारी है, मैं लगाती आपको एक जैसे बात आप लगा। बताऊँ। हाँ नहीं आपका तो ओके। सो हमारा ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इनके हमने कर्ल्स पहले कर दिए हैं और हम सिर्फ साइड की पार्टिंग करेंगे। और मेक श्योर करें, बहुत सारे लोग जब लिफ्ट कर रहे होते हैं बैककॉमिंग, अगर ठीक आपको है। यहाँ का लिफ्ट देना है 2 तो मिनट आपने है अब आपके पास वाजिद। 2 मिनट है, टाइम खत्म। यस, ये करके हमने इस तरफ किया, हल्का सा बैक कॉम कर दिया। हल्का साइड में सा। भी करेंगे बैक कॉम? हाँ, नहीं साइड में ना करें भले, ओके ये करके इस तरीके से। टाइम आप खोल सकते हैं। ये देखिए। तो सही। साइमा का भी हमारा रेडी हो गया इस तरीके से करके। और अब हम हल्का सा अगेन फिक्सिंग स्प्रे आपके पास डन। मॉडर्न सी दुल्हन की अम्मी थी ना, हाँ। modern बहने लग सी रही अम्मी है दोनों, निकली, है ना? यार बहने लग रही है। नाइस, जबरदस्त। बहुत ही जो है ना, अब ये मेकअप चलेगा भी बहुत देर। ओ, काफी अमूमन टाइम क्या तक। होता है गर्मियों में, क्या है बह रही होती है बेसें गर्मी जैसे, बिल्कुल बैंक्वेट भी हो तो भी जो है ना बिल्कुल वो- बिल्कुल बिल्कुल तो ये लास्टिंग भी है। बिल्कुल। चलें जी, दुल्हन को भी ज़रा भेज दें, दुल्हन की एंट्री भी कराएं, अम्मा की अभी एंट्री करा दें। अम्मा तो हैं ही हमारे साथ। कैसा लग रहा है सायमा, आपको अच्छा लग रहा है? सायमा भी अपने आप को साइमा उधर देखेंगे। देख सायमा सकते हैं देखें, ना, वन साइड दिख रहा है सायमा को। वेरी नाइस, ज़बरदस्त। तो ये है कि ज़्यादा सा नहीं आपने करना, ज़रूरी नहीं है, कम से में भी आप बहुत अच्छा लग सकते हैं, बहुत प्यारा तैयार हो सकते हैं। दुल्हन तो हमारी जो है ना बहुत सेंटी सी दुल्हन है। चलें जी, भेजें दुल्हन को, ज़बरदस्त, वेरी नाइस। वाजिद वैसे एक दिन में कितनी सारी दुल्हनें तैयार करना पड़ती हैं आपको? डिपेंड। वेरी क्यूट, मिलती भी है दोनों। जी वेरी नाइस, ज़बरदस्त। वाजिद कितना टाइम लगता है आपको एक ब्राइड तैयार करने में? 20-25 मिनट, 20 आधा घंटे से कम में। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लुक आया है, बहुत ज़बरदस्त जो है वो लग रहे हैं। बात वही है कि जो टिप्स आपको वाजिद ने भी दिए हैं वो अपने पर्सनल मेकअप्स में या जो पार्टी मेकअप्स हैं उनमें अप्लाई कीजिए, और जो है वो हम इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में आपको मज़ीद भी मेकअप दिखाते रहेंगे। अगर आपको पसंद आया हो शो और वाजिद का मेकअप तो डू लाइक अस और हमें ज़रूर फीडबैक देके बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच वाजिद फॉर कमिंग इन द शो। किसी दिन हेयर पे भी हम बात करेंगे, बिल्कुल, बिल्कुल। और उसको जो है ना उनकी स्टाइलिंग के हवाले से भी एक अलग शो जो है बालों का प्लान तो करेंगे। बहुत ज्यादा अमल दखल है आपकी बिल्कुल, पूरी बिल्कुल। पर्सनालिटी पे, तो अच्छे बाल और अच्छी लिपस्टिक लगी हो तो आप बिल्कुल। देखें बहुत ज़्यादा आपको चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। इस पे भी हम किसी दिन बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना ही। रमशा कमल और टीम को दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अ वेरी हैप्पी वीकेंड टू यू। अल्लाह ने के बाद।